हेलो, गुड इवनिंग। क्या बात है, 6 बजे आज भी वीडियो स्टार्ट करते करते आज भी हमारे साथ हैं अनिका जी इज हेयर। हेलो अनिका, Hi, हाउ hi, हैव यू Cheetos. हाउ हैव यू बिन? Good. अच्छा, डिड यू एंजॉय द सेशन यस्टरडे, एवोल्यूशन वाला? Yes. हाँ चलो अच्छा था, काफी अच्छा। चलो, गुड फॉर अस देन। तो आज हम लोग एवोल्यूशन का पार्ट 2 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। जब तक ये वीडियो आप देख रहे होगे, एवोल्यूशन का पार्ट 1 आ गया होगा, और मैं ट्राई करूंगा कि ऊपर कहीं यहाँ पर उसको ऐड भी कर दो टैग्स में। अ, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग कल जो पढ़ा था वो रिवाइज करेंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो विल स्टार्ट विद अनिका। एक क्वेश्चन में से पूछ लेगी कहीं से भी 6.0 से पहले पहले। आई विल ट्राई टू आंसर इट, और मैं फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा एंड अनिका विल ट्राई टू आंसर इट। ओके, गो अहेड एक देन। ही क्वेश्चन पूछना है? मतलब 4-5 हो जाएंगे, ऐसे 4-5 कर लेंगे एक एक टॉपिक से। ओके। थोड़ा बहुत रिवीजन होना चाहिए हर जगह से, थोड़ा बहुत। ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज यूनिवर्स कितना पुराना है? यूनिवर्स इज आई गेस 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड, राइट? हाँ करेक्ट। चलो मैं उसके बाद पूछता हूँ। फिर रुको रुको, एक एक अर्थ एक करके, एक एक करके मेरे को पूछने दो। दो थ्योरी ऑफ ओरिजिन बताओ। पैंसपर्मिया और हाँ, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। क्या बात है, ठीक है, नाउ योर टर्न। ओके। अर्थ कितना पुराना है? अर्थ इज आई गेस 4.5 बिलियन ईयर्स अगो का। यस। हम्म लुईस पैस्चर का क्या कंट्रीब्यूशन था? अभी लुईस तक हमने जो पैस्चर। पढ़ा, अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें से। उन्होंने कहा था कि जो लाइफ है हम्म स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाला उन्होंने दिया था क्या? उन्होंने डिस्प्रूव किया था एक्चुअली में। हाँ उन्होंने डिस्प्रूव किया था और उन्होंने कहा था कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ जो होती है उससे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है। यस, करेक्ट। नाउ योर चांस। ओके। सो ओपारिन एंड हेलेडन ने क्या किया था? ओपरन और हेल्डेन ने, एज फार एज आई रिमेम्बर, ये थ्योरी दी थी कि लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ दैट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक आरएनए एंड प्रोटीन। ओके। और आरएनए और प्रोटीन जिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनते हैं उनको फर्दर बनाने के लिए कुछ इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स चाहिए होते हैं, तो वो क्या होता है? इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूंट चाहिए होते हैं, तो वो क्या होता है वो नहीं पता मेरे को। अमोनिया? नहीं, अमोनिया तो ऑर्गेनिक होता है। CH4 और NH3। अमोनिया और हाँ ये ऑर्गेनिक नहीं होता वो। इनऑर्गेनिक होते हैं हम्म, क्योंकि इंसर्ट में लिखा था ना, कल देखा था हमने। अच्छा, चलो ठीक है, कोई नहीं। मैं पूछता हूँ अब। रिप्रोडक्शन ऑफ फिटेस्ट किसने दिया था और इसका क्या मतलब था? डार्विन ने। उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो भी इंडिविजुअल जितना ज्यादा प्रोजेनी बनाने के केपेबल है वो फिटेस्ट है। हाँ, एक सेकंड रुकना मतलब है। अगर वो अपना। एक सेकंड में। ओके। यस प्लीज सो आंसर। डार्विन के अकॉर्डिंग फिटेस्ट वो है जो सबसे ज्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस कर पा रहा है और अपने जनरेशन को आगे कंटिन्यू कर पा रहा है। यस, आई बिलीव दैट इज करेक्ट। तो ठीक है। तो कुछ पूछना है क्या? कुछ और पूछना तो पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। अ, वो रिएक्शन क्या था? रिएक्शन हमने अच्छा, लिखा था। वो रिएक्शन वो रिएक्शन हाँ। ये था कि हमारे पास ऑक्सीजन था, वाटर हमारे का पास फॉर्मेशन कैसे होता है? मीथेन था। हाँ हाँ, बता रहा हूँ, मीथेन था, और हमारे पास अमोनिया था। फिर जब इन तीनों चीज़ों ने रिएक्ट किया तो हमारे पास पानी आया पहले तो। उसके साथ साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला हमें। और फिर उसके साथ साथ वाटर, ऑल्दो इससे पहले बन गया था। इससे पहले बन रखा था वाटर, और वाटर वेपर की फॉर्म में थे जिसको यूवी लाइट ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में तोड़ दिया था। तो फिर हमारे पास तो एक ऐसा पॉइंट आ गया था जिससे उस समय ऑक्सीजन था। खैर, हाइड्रो ये पानी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और कुछ और भी चीजें बनी थी जिसका कुछ स्पेशल मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में। और तो जो मिलर वाला एक्सपेरिमेंट था हम्म उसमें जो उसने फ्लास्क का कंडीशन क्रिएट किया था
हम्म। आर्टिफिशियली, उसमें कौन-कौन से गैसेस को उन्होंने लिया था? हाँ, उसमें पूरी कंडीशन बता देता हूँ मैं। एक तो उसमें बहुत हाई टेम्परेचर हुँ, था, तकरीबन 800 डिग्री हुँ, सेल्सियस के अराउंड था। और फिर उसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज भी था, बिजली भी थी भाई वहाँ पे। और क्या कहता, और हमारे पास उस समय अमोनिया थी, और हुँ, अरे सॉरी, मीथेन हो गया, अमोनिया थी। साथ ही में हमारे पास और क्या था, हाइड्रोजन गैस भी थी, क्योंकि रिडक्टिव इन्वायरमेंट था। जी, और वाटर वेपर भी था वैसे तो। हुँ। वाटर। और उनका ऑब्जर्वेशन क्या था? उनका ये ऑब्जर्वेशन था, लास्ट में उन्होंने देखा कि सब कुछ प्रोसेस वगैरह कराने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि अमीनो एसिड उनको मिल रहा था। अमीनो एसिड मिल रहा था, हुँ, क्योंकि एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाँ। और उसके बाद जो उनके बाद जो बाकी सारे लोगों ने किया था, तो कुछ लोगों को हर हर इंसान को अलग-अलग चीज़ें मिली थी। कुछ लोगों को शुगर्स मिला था, हम्म। फिर नाइट्रोजनस बेसेस मिला था और कुछ को पिगमेंट्स फैट्स मिनरल, वगैरह भी मिले थे। पिगमेंट्स, फैट्स वगैरह। राइट राइट, बढ़े आगे फिर। हुँ, हुँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द 6.3 से एविडेंस? स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन? डू यू पर्सनली बिलीव इन एवोल्यूशन? करती हो क्या आप? हाँ, आई गेस सो, क्योंकि एक जस्ट थ्योरी थी हम्म। जिसमें लिखा हुआ था कि इवोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता है, जो हमने कल पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हम्म। 6.2 वाले में। उसके हम्म। अकॉर्डिंग ये था कि इवोल्यूशन नहीं है, जैसे अभी हम लोग हैं वैसे ही है, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पुराने फॉसिल्स मिलने चाहिए थे ना ह्यूमंस के, वो क्यों नहीं मिलते हैं? ये बात भी ठीक है। ऑल तो वैसे नेसेसरी नहीं है, जस्ट बिकॉज वो थ्योरी गलत है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एवोल्यूशन पे करना लाइक नेसेसरी है। जस्ट बता रहा हूँ, ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, लॉजिकल आर्गुमेंट प्रेजेंट कर रहा था मैं। खैर बढ़ते हैं आगे, प्लीज गो अहेड, रीड दिस। Evidence that evolution of life forms has indeed taken place on Earth has come from many quarters. हम्म। इसमें यही बता रहा है कि इवोल्यूशन हुआ है लाइफ फॉर्म्स का। इसके हम्म। एविडेंसेस बहुत समय से हम लोग को मिल रहे हैं कि हुआ है। हम्म। और हम्म। ये सारे यहाँ पे प्रूफ्स, इस टॉपिक में बेसिकली प्रूफ्स को दिखाया गया है और हम्म। उस बेसिस पे ये कहा गया है कि हाँ एवोल्यूशन सही में हुआ है और ये सच है। ठीक है। Fossils and remains of hard parts of life forms found in rocks. हम्म। Rocks are sediments, and a cross section of earth crust indicates the arrangement of sediments over the other during the long history of earth. हम्म। तो इसमें ये बता रहा है कि जो फॉसिल्स है, फॉसिल्स बेसिकली होते क्या है? फॉसिल्स का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो हम्म। फॉसिल्स जो है वो हार्ड पार्ट्स होते हैं लाइफ के, जैसे कि हम्म। बोनी स्ट्रक्चर जो बेसिकली होता है। ये शेल हो गया। जितने भी मैट हाँ, हम्म। तो जितने भी जो मैटर्स होते हैं, फ्लैश वगैरह, वो सब तो डिके हो जाता है। तो सही बात। डिकेइंग का जो प्रोसेस है वो होने के बाद जितने भी रिमेन्स बचते हैं हमारे पास, तो वो हम्म। जो कंपोनेंट होता है उसको फॉसिल्स कहते हैं। तो इसलिए उसको हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ कहा गया है। और ये रॉक्स में मिलते हैं। रॉक्स में इसलिए मिलते हैं क्योंकि अर्थ का जो क्रस्ट है उसका अगर हम लोग क्रॉस सेक्शनल व्यू अगर देखें तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं। उसको अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स से डिनोट किया गया है एनसीईआरटी में। तो हम्म। उसके बारे में बात हो रही है और काफ़ी समय पहले से उसमें ये सारे लाइफ फॉर्म्स डिफरेंट डिफरेंट सेडिमेंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का फॉसिल्स मिला जाता है। हम्म। डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट्स कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स who probably died during the formation of the particular sediment। ठीक है। तो हम्म। इसमें ये बता रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट सेडिमेंट्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो लेयर्स है अर्थ क्रस्ट पे, उस पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। अब उनका मिलना क्या शो करता है? उनका मिलना यही शो करता है कि जब ये लेयर जब था, जिस ड्यूरेशन में, जिस टाइम ड्यूरेशन में ये लेयर था, उसी टाइम ड्यूरेशन में ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल पाया जाता था जिसका फॉसिल इस लेयर में पाया गया है। तो ठीक बात। बेसिकली उसका लाइफ कब था, किस टाइम ड्यूरेशन पे था, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया ठीक है, ओके। है। दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल डायनासोर्स। तो एक हम्म। किसी, जैसे ये इतने सारे सेडिमेंट्स होते हैं, इतने सारे लेयर्स होते हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर लेयर डायनासोर का जो टाइम पीरियड है उसका भी होगा, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे जुरासिक पीरियड में पाए जाते हैं। हम्म। तो वही है। A study of fossils in different sedimentary layers indicates the geological period in which they existed। तो जो भी स्टडी है जो हम लोग करते हैं हम्म। फॉसिल्स पे, हम्म। डिफरेंट डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स यानी कि जो अर्थ क्रस्ट के लेयर है उस पे, वो यही रिप्रेजेंट करता है कि किस टाइम पीरियड पे वो पाया जाता था या फिर वो मिलता था। ओके। द स्टडी शोड दैट लाइफ फॉर्म्स वैरीड ओवर द टाइम
and certain life forms are restricted to certain geological time spans. ये सब वही है. Hence, new forms of life have arisen at different times in the history of Earth. All this is called uh, paleontological evidence. और इसका ये टर्म दिया हुआ है क्या है ये? आप पैलेंटियोलॉजिकल। एक बार पैलेंटियोलॉजिकल, ओके. तो पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस जो है इन सारे हिस्ट्री को कहा जाता है, और ये जो लाइफ फॉर्म्स मिला है इस सब की स्टडी को, मतलब ये जो एविडेंसेस मिले, इन ये जो प्रूफ्स मिले, इनको कहा जाता है. ये पता है क्या डू यू बाद में? रिमेम्बर, एक बार लास्ट लाइन कंप्लीट कर ले फिर पैराग्राफ कंप्लीट हो हम्म, जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल। डू यू रिमेम्बर हाउ द एज ऑफ फॉसिल्स आर कैलकुलेटेड? इसका एक स्टडी होता है, शायद जियोग्राफी में हमने पढ़ा था. बताओ कौन सी, क्या बोलते हैं उसको? पता नहीं, उसको बोलते हैं 9th या 10th में. कार्बन 14 डेटिंग कहते हैं उसको। हाँ उसमें हाँ हाँ. कार्बन को एनालाइज किया जाता है कि कौन सा वाला आइसोटोप है, तो जितना डीके होगा उतना ज्यादा पुराना होगा। Okay. हम्म। Do you recollect the method of radioactive dating and principles behind the procedure? Okay. वही होता है इसमें। कार्बन 14 देखा जाता है कैसा है कैसा नहीं है, कितना रेडियो एक्टिव है, बहुत ज्यादा डिकेड तो नहीं है। इस प्रिंसिपल नहीं पता मुझे उसके पीछे क्या है। खैर, तो व्हाट अनिका जस्ट सेड कि देखो, एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। तो एविडेंस जब भी कुछ होता है, कोई इंसिडेंट टेक प्लेस करता है, तो हम लोग एज साइंटिस्ट उसके एविडेंस देखने की कोशिश करते हैं कि उसका एविडेंस क्या है कि कब हुआ था ये। तो one of the evidence is solid evidence, और solid evidence are fossils. तो बेसिकली हम लोग फॉसिल्स का बड़ा यूज करते हैं। फॉसिल्स आर नथिंग बट द सॉलिड पार्ट ऑफ लाइफ। बड़ा अच्छी डेफिनेशन है लाइफ को, सॉलिड पार्ट, लाइफ का सॉलिड पार्ट। तो वो बोन्स हो गए, आपके शेल्स हो गए, टीथ हो गए, टस्क्स हो गए, ये सब चीजें जो होती हैं ये सॉलिड पार्ट होती है। मे बी इवन कार्टिलेज। सो व्हाट हैपेंस कि मान लो लाइक 100 इंडिविजुअल्स डाइड of different species. Now, what will happen to them is they will get buried. कैसे buried, कैसे? जो rocks होंगे वो sediment प्रोड्यूस करते हैं, रॉक वेदर करके sediment प्रोड्यूस करते हैं, रॉक से मिट्टी बनती है, तो they will get buried. तो यहाँ पे एक certain kind of rock होगा, certain kind of individuals पाए जाएंगे यहाँ पे। देन व्हाट हैपेंस, भाई अब मौत तो नहीं रुकती है किसी के लिए, फिर उसके अगली वाली जनरेशन की लाइक दे विल पास अवे। तो यहाँ पे अलग टाइप की सेडिमेंटेशन होगी और अलग टाइप के यहाँ पे क्रिएचर्स पाए जाएंगे, सो ऑन सो फोर्थ। तो बेसिकली इससे क्या पता चला हमें? इससे बेसिकली क्या पता चल सकता है, इसको बाय द वे पेलियंटोलॉजी बोलते हैं। और इससे हमें पता क्या चलता है कि कौन से, आपको देखो इतना तो आप बता सकते हो कि ये पहले हुआ था और ये बाद में हुआ था, तो कौन से टाइम पीरियड पे कौन से टाइप के क्रिएचर जिंदा रहते थे आप बता सकते हो। लाइक ऑफ कोर्स, इफ आई बरी अ पर्सन टुडे, तो वो यहाँ कहीं पाया जाएगा अगले 100 साल में, बट डायनासोर यहाँ कहीं पाए जाएंगे। यू कैन बेसिकली जज इट। तो ये इतना कुछ खास था नहीं इस पैरा में। आगे बढ़ते हैं इस पैरा से। वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू दिस, अनिका? कुछ इंपॉर्टेंट तुम्हें? नहीं नहीं. ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा सॉलिड एविडेंस, फिर एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट देख लेते हैं एवोल्यूशन का। इन्होंने अर्नेस्ट हेकल ने किया था। उन्होंने क्या देखे थे, एम्ब्रायोनिक स्टेज देखी थी कि एम्ब्रायोनिक स्टेज ना काफी कॉमन है ऑल वर्टिब्रेट्स में। मैं वैसे अपने कॉलेज की बात बताता हूँ, हम लोगों ने कॉलेज में पढ़ी थी थोड़ी बहुत एम्ब्रायोलॉजी, तो हमने एम्ब्रियोज देखे भी हैं। हमने एम्ब्रियोज देखे थे, तो जेन्युइनली देयर इज अ वेरी लाइक बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, चिक एम्ब्रियो होता है, और चिक एम्ब्रियो के साथ साथ आपका ये फ्रॉग एम्ब्रियो भी होता है। इनकी प्रोसेस गैस्ट्रुलेशन बास्कुलेशन में थोड़ा बहुत फर्क होगा, वरना ये काफी हद तक सेम दिखता है। काफी हद तक ऐसा लगेगा कि मतलब सेम सेम से ही है। ह्यूमन एम्ब्रियो भी कुछ पॉइंट तक तो सेम जैसे ही दिखता है। तो व्हाट डज दैट से? यानी ये कह रहा है कि कुछ स्टेजेस जो होती हैं वो हर वर्टिब्रेट्स में पाई जाती हैं, बट एडल्ट में भले एब्सेंट हो कुछ चीजें, बट हर वर्टिब्रेट में एक ना एक ऐसा स्टेज होता है। अब एग्जांपल क्या है? ह्यूमन जो होता है वो एक वेस्टिजियल गिल स्लिट बनाता है। गर्दन के जस्ट पीछे ना एक वेस्टिजियल गिल स्लिट होता है, जो कि फंक्शनल तो देखो सिर्फ मछली में, अडल्ट मछली में पाया जाएगा आपको, और कहीं नहीं पाया जाएगा, बट ह्यूमन एम्ब्रियो में जरूर पाया जाता है। तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि एम्ब्रियो क्या, ह्यूमन के अंदर गिल्स नहीं होते हैं, लेकिन एम्ब्रियो स्टेज पे होते हैं वो। तो दैट शेज अ कॉमन फीचर जो होता है वो शो करता है। खैर, बाद में
केयरफुल स्टडी के बाद कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने इसको डिस्प्रूव कर दिया था। देखते हैं। उन्होंने नोट किया था कि कुछ एम्ब्रियो जो होते हैं वो स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स। अडल्ट स्टेज से कभी पास नहीं करते हैं, कुछ कुछ एनिमल्स के अडल्ट स्टेज से पास नहीं करते। आई डोंट नो व्हाट दिस मींस, टू बी ऑनेस्ट। आई हैव नो आइडिया व्हाट दिस मींस। अनिका, डू यू नो व्हाट इज ट्राइंग टू से? मुझे समझ में नहीं आया। इसका मतलब वही है जो आपने पहले कहा था कि हम्म। जब वो लोग एम्ब्रियो रहते हैं तब तो काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज रहती है, बट जब वो लोग एडल्ट हो जाते हैं तो ये जो सिमिलैरिटीज है वो पास नहीं करती है, मतलब एडल्ट होने पे काफी ज्यादा डिफरेंट हो ओ जाते हैं। ओ ओके 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 ओके, समझ गया ओके। खैर, कंपैरेटिव एनाटॉमी करी गई, मॉर्फोलॉजी करी गई, जिन्होंने देखा कि सिमिलैरिटी मतलब क्या कितना सेम है, कितना अलग है अभी के जानवरों में और आज से लाखों करोड़ों साल पहले के जानवरों में। कंपैरेटिव स्टडी करी गई थी। तो तब भी ना कुछ सिमिलैरिटीज पाई गई थी कि डायनासोर्स जो होते हैं वो मॉडर्न डे ऑर्गेनिज्म लाइक क्रोकोडाइल से बहुत रिजेंबल करते हैं। क्रोकोडाइल को तो बोला भी जाता है कि कुछ डायनासोर सर्वाइव कर गए थे। बर्ड्स जिससे काफी ज्यादा रिजेंबल करते हैं, ट्राइसराटॉप्स और चिकन काफी ज्यादा रिजेंबल करते हैं एक दूसरे को। खैर, ओके, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देख लेते हैं, रेप्टिलिया से वेल्स। हाँ, बोलो बोलो। रेप्टिलिया से लेप्टिलिया और एव्स काफी ज्यादा, क्योंकि उसी से उसका इवोल्यूशन हुआ है। हाँ, यस, रेप्टिलिया और apes, यस। खैर, आगे बढ़ते हैं। कॉमन एग्जाम्पल के लिए वेल, बैट, चीता और ह्यूमन सारे के सारे मैमल है। वेल पानी में, चीता उड़ता है, सॉरी, चीता नहीं उड़ता, बैट उड़ता है। और चीता भागता है बहुत तेज, ह्यूमन भी भागते हैं और भाई, होता सभी है। सभी कुछ करते हैं भाई। उड़ जाएगा भाई, आगे चल के उड़ जाएगा, इवॉल्व करेगा भाई चीता। शेर सिमिलैरिटीज इन द पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोर लिम्स। इनके फोर लिम्ब के बोन्स बहुत ज्यादा कॉमन दिखते हैं। अच्छा, तो इनके बोन्स ऑफ फोर लिम्स को कौन सा वो कहते हैं? वो डैश ऑर्गन्स, एनालोगस या होमोलोगस? व्हाट डू यू थिंक, अनिका? तुमने पढ़ा है क्या 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 एनालोगस और ऑप्शन क्या है? होमोलोगस पढ़ा है क्या? नहीं नहीं। अच्छा, अच्छा, अभी आ गया आंसर। होमोलोगस मतलब मैच करता है। मतलब मैच तो खैर दोनों ही करते हैं। वो होता है कि एक स्ट्रक्चरली मैच करता है और एक फंक्शनली मैच करता है, कि फंक्शन सेम होता है एक के और एक के स्ट्रक्चर सेम होता है। ये किसी चैप्टर में तो था, इस चैप्टर में तो इसमें नहीं पता, लेकिन ये 11th में भी था कहीं, ये दोनों टर्म। अच्छा, ये 11 में भी है क्या? कहीं तो सुना था मैंने, ये 11th में डाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट है, वगैरह में। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बात है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत बार पेपर ऊपर में आता रहता है ये। दो, क्या? तो ये फोर लिम्स है, सारे डिफरेंट फंक्शन करते हैं, बट इनका एक सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। देख रहे हो, वेल्स, हम्म। बैट, चीता और ह्यूमन में एनाटॉमी शेयर करते हैं ये। इन सब के पास ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फिलोंजेस, ये सब कुछ है। ये सब कुछ पढ़ेंगे बाद में हम। मैं भूल गया कौन से स्केलेटल हम्म। वाले चैप्टर में है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। खैर, इन एनिमल्स में स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, दिस इज डाइवर्जेंट। अच्छा देखो, ये होमोलोगस है, दी स्ट्रक्चर आर होमोलोगस। मतलब इनकी एनाटॉमी सेम है, बट क्योंकि वेल को तैरना था तो उसके जो फोरलिम है वो अलग फंक्शन में काम आए। बैट को उड़ना था तो उसके फोरलिम्स अलग, चीते को भागना था तो उसके फोरलिम्स अलग हैं। यू नो, अलग अलग डाइवर्जन हुआ है इन लोगों का, मतलब ये डाइवर्ज किए हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो इनको होमोलोगस का मतलब ये बेसिकली कि मॉर्फोलॉजिकली सेम है बट फंक्शनली डिफरेंट है। मोर्फोलॉजिकली नहीं, एनाटॉमिकली। मोर्फोलॉजिकली मतलब तो हो गया कि दिखने में सेम है, बट ओके दिखने में सेम नहीं है ना ये, एनाटॉमिकली ओके सेम ओके। है। एनाटॉमी एनाटॉमी सबकी ना सेम सेम सी है। और होमोलॉजी ये करती है हम्म। कि देखो, ये कहीं ना कभी एक कॉमन एंसेस्टर शेयर किया होगा। होमोलॉजी से हमें ये पता चलता है एक कॉमन एंसेस्ट्री रही होगी। कुछ एग्जांपल है, वर्टिब्रेट हार्ट और ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट बात है हम्म। बाय द वे। ये एक बार आया था, कहीं तो आया था और मेरा गलत हो गया था। खैर, अभी इतना आगे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पूरा पैरा तो यहाँ पर है, तो अभी तो अच्छा। यहाँ इतना ही तुम वो हाँ। करते हैं, समराइज कर दो। ठीक है, जो हमने यहाँ से पढ़ा, एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट से लेके यहाँ तक, वर्टिब्रेट्स ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट्स और ब्रेन्स तक। ओके। अ, ठीक है ठीक है। तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन यही बताता है, इसको सबसे पहले दिया था अर्नस्ट हैकेल ने। और ये यही बताता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहीं ना कहीं जो भी इवॉल्व हुए हैं
वो उनके पास कहीं ना कहीं एक कॉमन एंसेस्टर था। हम्म, और इसकी वजह से जो उनका एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर था वो कभी किसी टाइम पीरियड पे एक जैसा हुआ करता था। हम्म, और एग्जाम्पल उसका यही दिया हुआ है कि जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स है जैसे फिश हो गए, रेप्टाइल, हम्म, बर्ड्स, ह्यूमंस, इन सब के हम्म, पास ये सब ना इवॉल्व हुए हैं एक कॉमन एंसेस्टर से। और ऐसा ये इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि इनके पास एक प्रूफ है। और मतलब इनका जो थ्योरी है, इनका मानना है कि हम्म, इन सब के पास गिल स्लिट्स है। तो ये सब इनके पास इसलिए है क्योंकि इनका जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर था वो कहीं न कहीं किसी लाइफ के स्टेज पे सेम था, क्योंकि सब हम्म, में पाया जाता है, लेकिन हम्म, फंक्शनल नहीं है। फंक्शनल सिर्फ़ फिश में है, आई गेस। हाँ, फिश में है ना? हाँ, हाँ, गिल स्लिट से फिश में फंक्शनल है। ओके। अच्छा, बाय द वे, एक हुँ, और बात, एम्ब्रियो की जब सिर्फ़ बात करें ना फिश तो में है। सिर्फ और सिर्फ हाँ, वर्टिब्रेट्स की बात करना, ओके? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट्स ओके। की बात हुई है, वर्टिब्रेट्स में ऐसे कॉमन दिख जाएगा आपको। चलो आगे बताओ, आगे क्या क्या लिखा था? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में बताओ कुछ। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन यही है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो हम्म, सब के जो स्ट्रक्चर्स है वो सब होमोलोगस है। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे थे जो होमोलोगस दिखे। और हम्म, होमोलोगस का मतलब यही होता है कि वो एनाटॉमिकली सेम है बट हम्म, फंक्शनली डिफरेंट है। यस, करेक्ट। और जैसे कि फोर लिम्स वगैरह हो गए, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं लेकिन एनाटॉमिकली वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में सेम है। उसका सेम एग्जांपल नहीं, वही सब है, सेम मत जो भी बोलना, पार्ट्स हो गया सिमिलर। ह्यूमरस सेड्स। हाँ, यस यस यस, सिमिलर हो गया, ठीक है। हाँ, सिमिलर। चलो काफी हद देख लेते तक हैं कोई कुछ। एक जैसे हैं बट आइडेंटिकल नहीं डेफिनेटली। हाँ, अच्छा, बाय द वे, ये कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर का नाम याद रखना, इसके तो लॉ भी होते हैं, वॉन बेयर्स लॉ भी हैं बहुत सारे। चार लॉ हैं वैसे तो। हाँ, आगे यहाँ कंफ्यूजन है क्योंकि दोनों का नाम अर्नेस्ट अर्नेस्ट है। अर्नेस्ट हैकेल है और इसका कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर है। वॉन बेयर से ये नाम याद नहीं बोलना, प्रपोज इसको किया सब लोग इसलिए। रिजेक्ट कर दिया। इसका नाम बेयर से आता है, बाय द वे, बहुत हम्म, फेमस है, BAYER भी लोग बोलते हैं। बेयर से याद रख लेना, वॉन बेयर बोलते हैं इसको, कार्ल अर्नेस्ट नहीं बोलते, शायद मे बी इसी वजह से अर्नेस्ट हैकेल ने बोला था। फिर वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। किससे? बेयर से, भालू से? बेर नहीं नहीं, बेयर ग्रिल्स डिस्कवरी अच्छा, आता है ना। हाँ हाँ, बेयर ग्रिल्स भाई। अरे यार, मेरा फिर से ये वाला ऐप थोड़ा स्लो चलने लगा। आ, थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें नीचे जाने का। ओके। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, क्लियर है। पता नहीं क्या हो गया है इस ऐप को। हाँ ठीक है, चलेगा, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाय द वे, एग्जांपल्स वर्टिब्रेट हार्ट्स और ब्रेन्स भी है इसका एग्जांपल, होमोलोगस ऑर्गेनिज्म का। चलो, यू कैन रीड फ्रॉम हियर। इन ओके। प्लांट्स इन आल्सो। प्लांट्स आल्सो द thorn and tendrils, in plants also, the thorn and tendrils of bougainvillea and cucurbita represent homology। तो इसमें वही बोल रहा है कि जो बॉगनविलिया और क्यूकरबिटा जो प्लांट है उसके जो थॉर्न्स होते हैं और उसके जो टेंड्रल्स होते हैं, जैसे फिगर दिया हुआ है एनसीईआरटी में पेज नंबर 115, हाँ यही वाली फिगर। तो इसमें फिगर ए में दिखाया हुआ है कि इसके जो थॉर्न्स होते हैं और इसके जो टेंड्रल्स होते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा ये भी होमोलॉजी में है, मतलब इनका भी एनाटॉमिकली काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है और बट फंक्शनली डिफरेंट है। ओके। Homology is based on divergent evolution, whereas analogy refers to a situation exactly opposite। ठीक है? तो अच्छा, होमोलॉजी में बेसिकली व्हाट डू बता यू रहा है कि थिंक होमोलॉजी। हाँ, व्हाट डू यू थिंक होमोलॉजी बताना, और तुम्हें क्या लगता है कि एनालॉजी क्या होगी? एक बार होमोलॉजी बताओ। ओके। तो होमोलॉजी जैसा कि आपने बताया था कि एनाटॉमिकली सेम रहता है और हम्म, फंक्शनली जो है वो डिफरेंट रहता है। ठीक है, एनाटॉमिकली सेम है और फंक्शनली डिफरेंट है। सिमिलर है, सिमिलर है। हाँ, मतलब वही सिमिलर है और फंक्शनली डिफरेंट है। हुँ, अब व्हाट डू यू थिंक, अच्छा, इसके हाँ। एग्जांपल दो, दो तीन एग्जांपल दो, दो एग्जांपल दे दो बस। एग्ज़ाम्पल ठीक है। तो एक जो वर्टिब्रेट्स के जो हार्ट और ब्रेन होता है वो हाँ, पहला एग्ज़ाम्पल। हाँ, और दूसरा एग्ज़ाम्पल प्लांट्स में बोगनविलिया और क्यूकुरबिटा हाँ, के जो गुड, थॉर्न्स और टेंड्रल्स होते हैं वो। क्या बात है, नाइस 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 नाइस। अब व्हाट डू यू थिंक ओके। एनालॉजी क्या होगी? व्हाट डू यू थिंक एनालॉजी क्या होगी? एनालॉजी में एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं
और मे बी एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं और फंक्शनली सेम होते हैं, क्योंकि एना उसका एग्जैक्ट अपोजिट बोला है तो। हाँ, एनाटॉमिकली डिफरेंट और फंक्शनली सेम। अब व्हाट डू यू थिंक, इसका कोई एग्जांपल याद करो, मतलब कोशिश करो। फंक्शनली सेम चीजों का देखो, एनाटॉमिकली डिफरेंट तो सोचोगे तो दिमाग थोड़ा खराब होगा। फंक्शनली सेम चीजों का एग्जांपल बताओ जो मतलब काम तो एक ही है बट अलग अलग दिखने में अलग अलग लगेंगी, मतलब स्ट्रक्चरली अलग अलग होंगी। मैं हिंट देता हूँ, इट प्लांट्स में इज, एनिमल्स का तो नहीं मैं हाँ, हिंट देता हूँ, बहुत सिंपल सा हिंट है। इट इज रिलेटेड टू लाइक फ्लाइंग। फ्लाइंग के लिए दो अलग अलग चीजें मतलब दिमाग में आती है कि दो चीजें फ्लाई करती हैं, और उनकी जो फ्लाइट मैकेनिज्म होता है वो थोड़ा अलग अलग होता है। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, क्या क्या फ्लाई करता है, व्हाट डू यू थिंक, क्या क्या फ्लाई? बर्ड्स, बर्ड्स, ठीक है, एक बर्ड्स फ्लाई करती है। बर्ड्स, और इंसेक्ट्स। हाँ, इंसेक्ट्स फ्लाई करता है, करेक्ट। और दोनों की विंग्स डू यू थिंक आर सेम और इवन सिमिलर? नहीं नहीं, यस, एनाटॉमिकली तो डिफरेंट दिखता है, उसके फेदर्स होते हैं काफी ज्यादा। यस, करेक्ट। दैट इज वेरी नाइस, वेरी वेरी स्मार्ट भाई, क्या बात है। चलो बताओ हम्म, आगे, आगे रीड करो। यू कैन ओके। रीड इट फ्रॉम तो हियर। होमोलॉजी करो करो करो। homology is based on divergent evolution as analogy refers to the situation exactly opposite. तो ये हम्म, हमने अभी डिस्कस किया। उसके बाद wings of butterflies and birds look alike. They are not anatomically similar structures, though they perform similar functions. तो यहाँ पे भी वही है कि इसमें बताया गया है कि बटरफ्लाई जो हो गया, जो कि एक इंसेक्ट है, और बर्ड्स जो हो गया वो एक एव्स है। तो उन दोनों का जो विंग्स है वो दिखता मतलब सिमिलर है, एनाटॉमिकली सेम दिखता है, हम्म, बट वो जो नहीं नहीं सॉरी, एनाटॉमिकली डिफरेंट दिखता है और फंक्शन हम्म, सिमिलर परफॉर्म करता है। हेंस एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर अ रिजल्ट ऑफ कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो एनालॉगस स्ट्रक्चर है वो कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन का रिजल्ट है, कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से ही जो हमारा एनालॉगस स्ट्रक्चर है वो आया है। Different structures evolving for the same function and hence having similarity. Other हम्म, examples of analogy are the eye of the octopus and mammals, हम्म, or flippers of penguin and dolphins. हम्म, तो इसमें ये बता रहा है कि ऑक्टोपस का जो आई होता है और मैमल्स का जो आई होता है हम्म, वो उनका फंक्शन एक ही है, मतलब देख हम्म, माना, बट एनाटॉमिकली वो डिफरेंट होता है। ऑक्टोपस का हम्म। आई कैसा दिखता है? ऑक्टोपस की आई ऐसे दिखती है, ब्लैक कलर की बीड टाइप की दिखती है, ब्लैक कलर एक की बार ऐसे, ड्रॉ करो। ऐसी ऐसी दिखती है। मैं सर्च कर लेता लेकिन फिर वही है, कॉपीराइट लग जाएगा। ओके, कितनी यू कैन होती है? सर्च। दो? हाँ, दो, दो ही होती है शायद, लेट मी चेक। मेरे को एक बार फोन से चेक करना है। पड़ेगा, वेट। ऑक्टोपस आई, ऑक्टोपस आईज। अरे भाई साहब, ये तो बिल्कुल ही अलग है। ये कुछ क्या हो रहा है? कुछ कुछ ऐसी अलग, कुछ ऐसी है, रुको लेट मी ड्रॉ। कुछ ऐसी है, ओके, मतलब बीच में से स्लिट सा है। ये तो और चीटा दो जैसा होती है, दिखता है। दो दो होती है। या कंटिन्यू फिर कंटिन्यू। पोके बॉल जैसा दिख रहा है। ओके बॉय, हाँ। ओके। ओके, तो इसमें वही बता रहा है कि जो ऑक्टोपस और मैमल्स के आई होता है उनका फंक्शन सेम ही होता है, बट जैसे हम्म, हमने देखा कि स्ट्रक्चर, अभी जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखा वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। उसके हम्म। बाद जो फ्लिपर्स होता है, फ्लिपर्स क्या होता है? फ्लिपर, ये वेल, ऑल्दो वेल का डायग्राम है, ये दिखा देता हूँ, ये वाला पार्ट, ये फ्लिपर होता है, जिससे वो स्विम करती है, डॉल्फिन जिससे स्विम करती है। कौन सा वाला, ऊपर वाला? नहीं नहीं, ऊपर तो फिन होता है। हाथ जो होते हैं डॉल्फिन के हाथ, मान लो डॉल्फिन के हाथ जो होते हैं वो ओके, फ्लिपर होते हैं। बस, दिख रहा है क्या? ओके। मुझे लग रहा है हाँ ब्लर हो भाई, गया शायद। तो डॉल्फिन्स और पेंगुइन्स के ब्लर तो नहीं हो रहा? नहीं, ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू। क्लियर है, बट मेरे को वो दिख रहा है चीता वगैरह, थोड़ा सा उसको साइड करो। मेरे को लग रहा है स्क्रीन थोड़ी स्लो चल रही है, मैं क्योंकि इधर हूँ, पैराग्राफ वाली साइड पर ही हूँ।
कोई नहीं, ओके, थोड़ा थोड़ा वेट कर लो, कोई या बात नहीं, हाँ, कंटिन्यू करते हैं। एनसीईआरटी से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी से पढ़ लो। सो आप किसे थे? जो फ्लिपर्स होते हैं पेंगुइन में और डॉल्फिन में, वो भी एनालॉगस होते हैं, मतलब कि वो उनका भी जो एनाटॉमिकली वो लोग जो रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं, लेकिन फंक्शन एक ही है दोनों का। सही बात है। One can say that it is the similar habitat that has resulted in selection of similar adaptive feature in different groups of organisms, but towards the same function. हम्म। तो इस ये ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का एक इन्होंने रीज़न ये दिया है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके एग्जांपल्स अभी हमने देखे, और भी जो भी सारे ऑर्गेनिजम्स इस वर्ल्ड में होते हैं जिनमें ऐसा टाइप का कंडीशन देखने को मिलता है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनका अडेप्टेशन, उनका जो इन्वायरमेंट है वो सेम होता है इसीलिए। इसलिए हाँ। भले ही अगर उनके पास डिफरेंट एनाटॉमिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, बट फंक्शंस एक ही जैसे परफॉर्म करते हैं क्योंकि उन्हें वो फंक्शन परफॉर्म करने की ज़रूरत है, हम्म। आई गेस। नहीं नहीं, आई थिंक दैट इज आल्सो करेक्ट। क्या? बस लास्ट, हाँ मेरे हिसाब से सही कह रही हूँ, सही कह रही हो, लास्ट लाइन बता दो बस। ओके, तो स्वीट पोटैटो, रूट मॉडिफिकेशन एंड पोटैटो जो ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहा है कि जो स्वीट पोटैटो है वो रूट मॉडिफिकेशन है, और जो पोटैटो है वो स्टेम मॉडिफिकेशन है। वो भी एक एग्जांपल है एनालॉजी का। हम्म। मतलब कि स्वीट पोटैटो और पोटैटो, ठीक है, तो फंक्शन तो इसका सेम ही है ना, खाने का काम आता है हमारे नहीं हिसाब नहीं, से देखा जाए स्टोरेज तो। स्टोरेज स्टोरेज का फंक्शन है, बट हाँ ठीक है भाई, ओके ओके। हमें तो खाने से मतलब है भाई, हमें तो खाना पीना है। हाँ, उनके हिसाब से मतलब प्लांट के लिए स्टोरेज का काम आता है, और अगर हम ह्यूमंस के भी रिस्पेक्ट से देखें तो हमारे लिए तो दोनों एक ही है, दोनों ही खाने का काम आता है। तो अरे तो दोनों सेम है, बट एनाटॉमिकली रूट मॉडिफिकेशंस आए हुए हैं, और ये स्टेम स्वीट पोटैटो जो है वो रूट का मॉडिफिकेशन है, और पोटैटो जो है वो स्टेम मॉडिफिकेशन है। तो एनाटॉमिकली डिफरेंट है दोनों। दैट इज करेक्ट, नाइस एक्सप्लेनेशन। तो एक बार मैं, क्या बोलते हैं उसको, समराइज कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे समझ होमोलॉजी, हाँ रेज कर दो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो होमोलॉजी होमोलॉजी की बात हुई है यहाँ पे, अभी हमने एनालॉजी, सॉरी एनालिसिस की बात हुई है हमने। एनालॉजी, हमने होमोलॉजी पढ़ ली है, अब एनालिसिस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहले मैं एग्जांपल्स की याद कर लेता हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालॉजी बेसिकली ये होता है कि आपका काम सेम हो, आप दिखने में अलग हो, आपका एनाटॉमी अलग है, बट आपका फंक्शन सेम होना चाहिए। आपका फंक्शन शुड बी द सेम, योर फंक्शन शुड रिमेन द सेम। तो इसके एग्जांपल हमने लिए, कुछ एनुअल एग्जांपल लिए थे, कि फ्लिपर का एग्जांपल लिया था हमने, कि फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन एंड फ्लिपर ऑफ पेंगुइन सेम है, काम दोनों का सेम है, अपने आप को वाटर में प्रोपेल करना है, उन लोगों को आगे बढ़ना है पानी में, बट फंक्शन वो स्ट्रक्चर अलग है। क्या स्ट्रक्चर है मुझे नहीं पता, शायद एक की मॉडिफिकेशन फोर लिम्स की होती है और दूसरे वाले की पता नहीं मेरे को, खैर। और एक हमने देखी है पोटैटो वाला, प्लांट्स में हमने देखा स्टोरेज वगैरह वाला, स्टोरेज वाला, स्टोरेज, इसमें काम सेम था, बट हाँ, और ऑक्टोपस वाला भी। हाँ एनिमल में एक और था, थैंक यू, ऑक्टोपस वाला। ऑक्टोपस वाला क्या था जी, उसमें आईज थी, आईज ऑफ ऑक्टोपस। ऑक्टोपस और आईज ऑफ मैमल्स जो है, वो काम सेम है भैया, देखने का काम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों के डिफरेंट होंगे, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में दोनों में डिफरेंस होगा। एक और बात इंपॉर्टेंट रखी गई थी, कि जैसा स्टोरेज वैसी अडेप्टेशन, तो कभी ना कहीं सब में सिमिलरिटी आई जाएगी। अब किसी आप ऐसे सिचुएशन में रह रहे हो जहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ हो, तो सारे के सारे जानवर होंगे अडेप्टेड पेड़ पे चढ़ने के लिए, तो सबके सबके क्लॉज वैसे फंक्शन करेंगे पेड़ के अंदर फंसने के लिए, तो सबका स्ट्रक्चर सेम होगा, बट सॉरी माय बैड, फंक्शन सबका सेम होगा, स्ट्रक्चर अलग हो सकता है भाई। कोई हो सकता है अपने चारों क्लॉ से चढ़े, कोई हो सकता है भाई अपनी पूंछ से ऊपर चढ़ जाए, यू नेवर नो, बट फंक्शन इज दिस प्रीटी मच सेम। तो बढ़ते हैं आगे। हाँ अनिका, कुछ ऐड करना तुम्हें इसमें? ओके, आपकी टर्न। हाँ चलो ठीक नहीं, है। सही है। ओके, सेम आर्ग्यूमेंट में आप ये भी कह सकते हो कि उनके प्रोटीन्स में सिमिलैरिटीज होंगी, जीन्स में सिमिलैरिटी होंगी, जो जीन्स उस पे एक फंक्शन कर रही होंगी,
और तो हो सकता है भाई कोई कॉमन एंसेस्ट्री हो, उनके पास एक कॉमन एंसेस्ट्री होगी। खैर, बायोकेमिकल सिमिलैरिटी जो होती है वो शेयर्ड एंसेस्ट्री को आपकी अ, वॉइस कट रही है क्या? मेरी कट रही है क्या आवाज? हाँ मेरी हाँ आवाज? कट रही है। अरे यार, एक सेकंड रुकना, मेरे को थोड़ा अपना बीच बीच जनरल में शीट। पता नहीं, और मेरी आवाज भी आपके पास लेट से पहुंच रही है। अच्छा, ओके ओके ओके, एक सेकंड रुकना। ओके, अपॉलजीज फॉर द इंटरप्शन। हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे थे यार, मैं तो भूल ही गया। अच्छा, इन द ठीक है। सेम लाइन ऑफ आर्गुमेंट। ये जो बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज है, ये शेयर्ड एंसेस्ट्री पॉइंट करती हैं और स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज पॉइंट करती हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि देखो, इवन एनालॉजी में भी कहीं ना कहीं शेयर्ड एंसेस्ट्री आ सकती है आपकी। ऐसा जरूरी नहीं है कि शेयर्ड एंसेस्ट्री ना हो आपकी। अब आगे बढ़ते हैं। इंसान ने प्लांट्स को सेलेक्टिवली ब्रीड करवाया है, और एनिमल्स को भी, एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, और मतलब अच्छा दिखने के लिए, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पौधे, अच्छा खाने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, यानी कि कुत्ते पाल लिए। जितने भी आप देखते हो ना कुत्ते, वो सारे वो है मैन ब्रेड है, वो प्योर ब्रेड नहीं है, वो वैसे ब्रेड है। लाइक इट, हम्म। मैन मेड कह सकते हैं उसको, सिक्योरिटी वगैरह के लिए। खैर, हमने बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स और क्रॉप्स को डोमेस्टिकेट किया है। और इससे ज्यादा, इससे क्या हुआ है, मतलब अलग ब्रीड बन गई है, अलग ब्रीड बन गई है जो कि डिफरेंट है। जैसे कुत्तों में ना अलग अलग ब्रीड बन गई है तो कुत्ते ही, है हम्म। तो डॉग ही, बट ब्रीड्स अलग अलग है। अब ऐसा ऐसी बहस कही गई है कि अगर इंसान 100 सालों में, अच्छा बाय द वे मैं फिर से याद दिला दूं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग एवोल्यूशन का एविडेंस देख रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर कुत्ते 100 साल में अलग ब्रीड बना सकते हैं, तो क्या नेचर नहीं बना सकती अलग ब्रीड? समझ रहे हो? ऐसे हाँ, नेचर इवॉल्व कर नहीं सकती क्या? ये कही गई है। अब जैसे ये आर्टिफिशियली हम लोग क्रॉस करवा हम्म, सकते हैं तो नेचुरली भी तो हो सकता है। बिल्कुल, हाँ यही बात कही गई है। एक और अब इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बोली गई है। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हुई थी नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। एक बार क्या किए गए थे ना, मॉथ कलेक्ट किए गए थे 1850 में, जो रात में आपके बल्ब वगैरह के ऊपर आ जाते हैं, ट्यूबलाइट वगैरह के ऊपर आ जाते हैं, बड़े बड़े ऐसे दिखते हैं। वो कैसे दिखते हैं? बटरफ्लाई जैसे दिखते हैं। और वो टकराते रहते हैं हाँ सही बात है, दीवार से। लेकिन हाँ, कैसे दिखता भी नहीं है उनको कुछ, इधर उधर टकराते रहेंगे। खैर, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले देखा गया था कि व्हाइट कलर के बहुत सारे मोथ हैं, पर पेड़ों पे ना व्हाइट कलर के बहुत सारे मोथ हैं। फिर क्या हो गया था हम्म। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई 1920 के अराउंड। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से धुआं, जो सूट होता है, सूट, वो निकला, बहुत सारा धुआं हम्म। निकला, और वो सारा जाके लग गया पेड़ पे। तो अब पेड़ हो गए सारे डार्क डार्क से। तो अब क्या होता था कि हम्म। पेड़ डार्क हो गए, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद डार्क कलर के जो मौत थे उनकी, लाइक क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, ज्यादा आने लगे। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? व्हाट डू यू थिंक अनिका, ऐसा क्यों हुआ होगा? डार्क कलर के, हाँ, क्योंकि अगर वाइट रहता है तो वो इजीली विजिबल होता है, तो मे बी उनको जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स है वो उनको खा जाएंगे मे बी, तो अपने एग्जैक्टली। आप को बचाने के लिए। क्या बात है, बहुत स्मार्ट आंसर दिया है। एग्जैक्टली, बिल्कुल करेक्ट बात कही है, ऐसा ही था। उनके जो प्रेडेटर थे उनको इजीली स्पॉट कर पाते थे। जब वाइट था तो देखो, ये पीछे वाइट है, और आपका एनिमल यहाँ पे थोड़ा डार्क कलर का, तो इजीली स्पॉटेबल है दूर से। बट जब पेड़ भी आपका डार्क सूट से भर गया, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। आप मतलब आप कैमोफ्लेज कर पाते हो कुल मिला के, वो जॉन सीना यू कांट सी में हो जाता है, तो वो बच जाते हैं कुल मिला के। एक्सप्लेनेशन ये बट दिया ये गया है करते कि, कैसे? क्या मतलब? मतलब ऐसे कैसे किया उन्होंने? पहला वाइट, अगर पहला वाइट मौत है तो उसने कैसे किया अपना कलर ऐसे चेंज? ऐसा ये होता है नेचुरल, नेचुरली? नहीं नहीं, ये नेचुरल वेरिएशन है। कि कुछ लोग होता है ना, कुछ लोग थोड़े फेयर स्किन के होते हैं, कुछ लोग थोड़े डार्क स्किन के होते हैं। हाँ। होता है ना, नेचुरल वेरिएशन है, तो यहाँ पर भी नेचुरल वेरिएशन है। पहले पेड़ में थोड़ा, मतलब यहाँ पे देखो कंट्रास्ट पता चल रहा है, तो ये दूर से दिख जाएगा आपको। और वाइट वाला। वाइट नहीं नहीं, व्हाइट वाला नहीं, व्हाइट वाला तो क्योंकि पेड़ का कलर थोड़ा लाइट है, तो व्हाइट वाला ब्लेंड इन कर जाएगा, व्हाइट वाला नहीं दिखेगा पहले। बाद में क्यों, पेड़ का कलर थोड़ा लाइट लाइट सा है, तो इतना कुछ थोड़ा हम्म। ब्राइट सा कलर है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जब यहाँ पे सूट जम जाएगी, सूट, तो उसकी वजह से क्या होगा,
ये थोड़ा पेड़ का कलर डार्क हो जाएगा, पेड़ का कलर डार्क होने की वजह से ये जो लोग हैं ये अच्छे से ब्लेंड इन कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये मारे जाएंगे। ओके। तो ये नेचुरल वेरिएशन है, कलर चेंज नहीं कर पा रहा है वो, नेचुरल वेरिएशन है, इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई फिर, नेचुरल सिलेक्शन है भाई। मरेंगे कौन से वाले, वाइट वाले या फिर वो वाले? पहले केस में आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा मारे जाएंगे पहले केस में? अभी पहले केस में इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, व्हाट डू यू थिंक? इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ये वाला ब्राउन वाला मे बी। ब्राउन वाला, यस करेक्ट। ये पेड़ थोड़ा और लाइट है, पेड़ थोड़ा और लाइट मान के चलो, तो ये दूर से नहीं दिख पाएंगे, ये दूर से दिख जाएंगे। और दूसरे वाले केस में क्या होगा? अरे यार, मेरा ये फिर से का वो कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा दूसरे वाले केस में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, है। तो हाँ। वाइट वाले। हाँ, और ऐसा क्यों है बाय द वे? क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है तो बहुत सारा सूट वगैरह ना, वो वर्ड क्या था पर्टिकुलर? सूट ही था, सूट था। SOO हाँ, 2। सूट। तो उन सब की डिपोजिशन की वजह से हम्म। वो जो है वो ज़्यादा विजिबल होगा। करेक्ट। यहाँ तक फिर कर लेते हैं, और एक बार समराइज कर दो, फिर आगे यहाँ से डू यू नो से आप, ये चलो खत्म होने वाला है, आगे बढ़ते हैं। डू यू नो दैट लाइकन कैन बी, अच्छा बाय द वे ये भी बड़ी मस्त बात है, लाइकन को आप ना पोल्यूशन, अच्छा बाय द वे इनका जो कलर है, पेड़ का जो कलर है, वो लाइकन की वजह से ब्राइट हो हुँ। रहा था। लाइकन इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन हाँ, हायर हाँ, प्लांट्स और शायद फंगस, हाँ, फंगाई और किसी चीज में तो होता है, मैं भूल रहा हूँ फंगाई और किस चीज में होता है, मैं भूल गया हूँ। फंगाई शायद एल्गी में होता है, फंगाई और एल्गी में होता हाई हाँ, फंगाई और एल्गी में होता है। है। हायर प्लांट्स में नहीं होता, हायर प्लांट्स और जैसे वो तो इंडिकेट माइक्रोराइजा करता है बनाते कि हैं। पॉल्यूशन नहीं है, हाँ एनवायरनमेंट बहुत पोल्यूशन, अच्छा है। हाँ पोल्यूशन में लाइकन ग्रो नहीं करता है। और ये जो पेड़ का कलर है वो इसलिए है क्योंकि पहले लाइकन ग्रो कर रहा था, पोल्यूशन के बाद लाइकन ग्रो नहीं करने हुँ, लगा, प्लस इसके ऊपर सूट और जम गई। इसलिए थोड़ा-सा ग्रीनिश टाइप का भी दिया हुआ है। हाँ यस, लाइक उसकी वजह से लाइकन आपकी वाली लाइकन था। एनसीईआरटी में तो नहीं, हम्म, मेरे वाले एनसीईआरटी में थोड़ा ग्रीन कलर भी है। हो सकता है उसकी वजह से वो लाइकन इंडिकेट करने के लिए। खैर लाइकन को आप हाँ, पोल्यूशन इंडिकेटर यूज कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, जब लाइकन था तो जो व्हाइट कलर का था वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर पा रहा था। आगे बढ़ते हैं, मतलब फिर इस चीज को एक और चीज ने सपोर्ट किया, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई वहां पे जो डार्क कलर वाले मॉस थे वो कम थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन कभी हुई नहीं, पोल्यूशन कभी आया नहीं, लाइकन कभी गए नहीं, तो व्हाइट वाले सरवाइव करते रह गए, व्हाइट वाले जो मॉस थे। और इससे क्या पता चलता है कि अगर आपकी पॉपुलेशन मिक्स पॉपुलेशन है तो वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन बेटर अडेप्ट कर पाएगी। अब मान लो यहाँ पे सारे के सारे अगर व्हाइट होते तब तो इनके लिए इशू हो जाता, है ना, हुँ, इनके लिए इशू हो जाता, तो वो कह रहे हैं हुँ, कि मिक्स पॉपुलेशन होना ज्यादा बेटर है। एक और बात याद रखने वाली ये है विजिबल कि बोलो बोलो। एक्सटिंक्ट हो जाते हैं अगर सारे वाइट रहते तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। हाँ लेकिन एक बात ये भी है कि ऐसी कोई पॉपुलेशन होगी जहाँ वेरिएशन नहीं होगी, हमेशा वेरिएशन रहती है। और कोई भी ऐसा वेरिएंट नहीं होता हाँ, जो पूरा का पूरा गायब हो जाए। अब ऐसा नहीं है, इस केस में ऐसा नहीं था कि सारे के सारे ब्राउन वाले मारे जा रहे थे, ऐसा नहीं था, कुछ कुछ बच जा रहे थे। और इस केस में ऐसा नहीं है कि सारे के सारे व्हाइट वाले मारे जाएंगे, कुछ कुछ बच जाएंगे, अभी भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक आई है। गेस कंप्लीटली किसी भी ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली एक्सटेंट होने के लिए ये जो नेचुरल प्रोसेसेस है वो कभी नहीं कर सकते। जैसे कि अगर डिजास्टर वगैरह आता है, नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह आता है, तभी वो हो पाता है। जैसे डायनासोर्स वगैरह हुआ था, वो किसी के खाने की वजह से, फूड साइकिल की वजह से तो कभी एक्सटेंट नहीं हो सकता कंप्लीटली कोई भी ऑर्गेनिज्म। हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, क्या पता ना हो। चलो हाँ, एक बार इसको समराइज कर दो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये पूरी मौत ओके। वाली सिचुएशन, सो पूरी मौत वाली सिचुएशन समराइज कर दो। हाँ बोलो बोलो, कंटिन्यू। तो ये जो मौत वाली सिचुएशन है उसमें यही बताया गया था कि पहले हमारे पास दो टाइप के मौत्स थे, हम्म। वाइट और ब्राउन वाले। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो उससे पहले जो वाइट वाले मॉथ्स थे वो उनकी जो पॉपुलेशन थी वो सही थी, क्योंकि वो कवर अप नहीं हो पा रहे थे सूट की वजह से, इसीलिए उनकी पॉपुलेशन सही थी। पेड़ जो है वो कवर अप नहीं हो पा रहे थे, तो हम्म। वो मतलब वो भी विजिबल थे, सब कुछ विजिबल था, बट हम्म। स्पेसिफिकली वो विजिबल नहीं थे। बट जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ
और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया, तो सूट वगैरह का डिपोजिशन हुआ, तो वो हम्म। जो डार्कर वाले, जो ब्राउन वाले हैं, वो हम्म। कैमोफ्लेज टाइप कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो छुप जा रहे थे और वो दिख नहीं रहे थे। और ये हम्म। जो वाइट वाले हैं, वो बढ़ चढ़ के दिख रहे थे, वो हाईलाइट हो रहे थे। तो इसी की वजह से जो इनके प्रेडेटर्स हैं, वो उन लोगों को खा जाते थे और इनकी पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। दैट इज करेक्ट। चलो कुछ हुँ। और ऐड करना है या आगे बढ़े हम लोग? गुड एक्सप्लेनेशन बाय द वे। और स्टार्टिंग में एक डेफिनेशन भी था, दीज बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज पॉइंट टू द सेम शेयर्ड एंसेस्टर्स एज कहाँ पे? स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज अमंग। अच्छा ये हाँ, स्टार्टिंग वाला क्या था, मेरे को समझ नहीं आया स्टार्टिंग वाला थोड़ा। मतलब देखो, ऐसा इन्होंने ऐसा बोला है कि एनाटॉमिकल डिफरेंट एनालॉजी में एनाटॉमी डिफरेंट होती है। तो अच्छा, नहीं नहीं, इस वाले आर्गुमेंट को एनाटॉमी एक्सटेंड किया डिफरेंट। गया। हाँ, एनालॉजी में एनाटॉमिकली डिफरेंट होता है ना, फंक्शनली तो सेम होते हैं बट एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हाँ, हैं। उन्होंने ये कहा कि आप एक हाँ, जगह तो रहोगे तो आपको, हाँ उन्होंने एक जगह कि आप एक जगह रहोगे तो आपको सेम सेम चीजें, सेम सेम अडेप्टेशन करोगे। तो उन्होंने ये भी कहा है कि फिर अगर आप एक जगह रह रहे हो तो आपके प्रोटीन और जो जीन यूज कर रहे हो आप, वो भी सेम सेम होगा। हुँ, समझ रहे हो? तो हो सकता है कि इवन एनालोगस ऑर्गेनिज्म की भी कोई ना कोई कॉमन एंसेस्ट्री हो। ये लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है उनकी भी कोई ना कोई कॉमन एंसेस्ट्री हो भाई, क्योंकि बायोकेमिकली तो हाँ, सिमिलर है ना, बायोकेमिकली तो वो थोड़ा बहुत सिमिलर है। सेम प्रोटीन यूज कर रहे हैं, सेम ओके। जीन यूज कर रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं हो सकता, वो इनको कह रहे हैं कि एनालिसिस हम्म, बोलो बोलो। ये तो एनालाइज़ किया गया होगा कि सेम प्रोटीन और जीन्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी कैसे पता हम्म, चलेगा सेम प्रोटीन और जीन्स यूज़ किया गया था? हाँ, उनके फॉसिल किया से? होगा। नहीं नहीं, फॉसिल से नहीं पता चल सकता प्रोटीन और जीन्स कौन से। क्या क्या पता, पता भी चल सकता, मुझे नहीं पता। बट अभी मे बी करंट ऑर्गेनिजम्स को, और वैसे भी एनालॉगी अगर देखना है, एनालॉगस ऑर्गेनिज्म देखना है, तो वो तो हम रियल लाइफ में भी देख सकते हैं ना, करंट करंट ऑर्गेनिजम्स में भी देख सकते हैं ना। हुँ, तो वो कह रहा है कि हो सकता है उनकी भी कॉमन एंसेस्ट्री हो। कुल मिला के ये कह रहा है कि हो सकता है दोनों ही केस में कॉमन एंसेस्ट्री हो। वो ये ऐसा कह रहा है वो। ओके, हाँ, अब नाइस। मेरे हिसाब से ऐसे ही कह रहा है। अब मैं अगर गलत हूँ तो जरा मेरे को कोई पॉइंट आउट कर दे। बताओ, कुछ कह रही हो, कुछ कह रही थी ठीक या है, बड़े आगे? नहीं, बढ़े चलो, आगे। तो ये आपकी हाँ, हाँ, टर्न है। प्लीज़। हाँ, ये आपकी टर्न है। हाँ, से सिमिलरली से। हाँ, सिमिलरली से। ओके। Similarly, excess use of herbicides, pesticides, etc. has only resulted in selection of resistant varieties in much lesser time scale. This is also true for microbes against which we imply antibiotics or drugs against यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सेल। तो इसमें यही बता रहा है कि अभी जैसे हमने ये वाला देखा, मौत वाला एग्जांपल हम्म। देखा, तो हम्म। वैसे इसमें ये भी बता रहा है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम लोग हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं ताकि बेटर वैरायटी की बेटर जीन्स के साथ जो हमारे पास जो भी प्लांट्स वगैरह हैं वो हम्म। सब डेवलप कर सके। तो इसकी वजह से जो रेसेसिव होता है, तो वो कहीं न कहीं पीछे रह जाता है और हमारे पास आगे जाके वही वैरायटी ऑफ प्लांट रह पाते हैं जो रेज़िस्टेंट होते हैं इन सारी चीज़ों के। हम्म। तो ऐसा देखा जाता है और बैक्टीरियाज़ में भी जिसको एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं और जो हम्म। हम लोग आर्टिफ़िशियली सिलेक्ट करते हैं, वो सब आगे जाके कंटिन्यू करता है। तो वो नेचुरली हो रहा था, वो नेचुरली नहीं हो रहा था, उसमें भी तो पॉल्यूशन तो ह्यूमन्स ने ही बढ़ाया था। तो वो इनडायरेक्टली हो रहा था ह्यूमन्स की वजह से और ये डायरेक्टली हो रहा है। तो हाँ यही हाँ। कहा गया है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन कर रहे हैं हम लोग जिसकी वजह से जो सूटेबल है, जो फिटेस्ट है वो आगे जा पा रहा है और जो नहीं है वो पीछे ही रह जा रहा है, मतलब डिक्लाइन हो रहा है उसकी पॉपुलेशन में। हाँ, उसके बाद hence resistant organisms या फिर cells are appearing in a time scale for months or years and not centuries। ये क्या है not centuries? मतलब मतलब रेजिस्टेंट तो करना चाहिए। नहीं, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय दिस? तुम्हें क्या समझ में आया कि ये लाइन क्या कह रही है? मैं उसे करेक्ट कर दूंगा। Resistant organisms and cells are appearing in a time.
आर अपीयरिंग इन अ टाइम स्केल्स फॉर मंथ्स एंड ईयर्स। तो मेरे को यही समझ में आया कि जो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कुछ महीनों के लिए रह सकते हैं, कुछ साल के लिए रह सकते हैं, लेकिन सेंचुरीज के लिए नहीं रह सकते, क्योंकि विद टाइम और इवोल्यूशन होगा, और विद टाइम मे बी और न्यू वैराइटीज आएंगी, और मे बी और ज़्यादा बेटर किया जाएगा उसको, और न्यू क्रॉसेस वगैरह होंगे, इसीलिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ये कह रहा है कि आपको अगर एवोल्यूशन का वो देखना है, तो आपको ना सेंचुरी का वेट नहीं करना पड़ेगा। उसने पहले तो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म और सेल की बात कही है। अगर आप एंटीबायोटिक हाँ। ले रहे हो और मान लो 100 बैक्टीरिया मारने के लिए आप एंटीबायोटिक ले रहे हो, तो उसमें से एक बच जाएगा, एक रिप्रोड्यूस करेगा। और ऐसा 15-20 साइकिल के बाद सारे के सारे जो बैक्टीरिया होंगे, मतलब 99% बैक्टीरिया जो होंगे, वो होंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएंगे। तो वो ये देख रहा है कि आजकल कुछ महीनों में आपको रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म दिख जाएंगे। आपको सेंचुरी वेट नहीं करनी पड़ी है, कुछ महीने या कुछ साल में ही रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। जैसे कि मतलब अगर आप खेती की बात करो ना, तो कुछ सालों में ना पेस्टिसाइड वगैरह यूजलेस हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा तो देखो, 100 अगर आप कीड़े हैं, 100 के 100 कीड़े तो मार नहीं सकते आप पेस्टिसाइड से। एक ना एक ऐसा होगा, एक ना एक के पास ऐसे ना कोई म्यूटेशन होगी जिससे वो नहीं मरेगा और वो बच जाएगा। उसके बच्चे ऐसे होंगे जो एंटीबायोटिक पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट होंगे। उनको ना रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म हाँ। बोला गया है। और वो सालों में ही आ जाएंगे, सेंचुरीज में नहीं आते, वो सालों में ही आ जाते हैं, ये कह रहा। वो ये नहीं कह रहा कि बस सालों तक चलेंगे वो ये कह रहा है कि वो तो अपीयर ऐसे यानी तो कि जो रेजिस्टेंट वाले ऑर्गेनिज्म है, उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो सारे थे वो तो मर गए। वो तो मर गए, हाँ। और पढ़ो पढ़ो, आगे की लाइन पढ़ो। तो अ, ठीक है। तो उसके बाद दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजिक क्या है ये? एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक। ओके। ओके ओके। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। क्या होता है? पहले कंप्लीट करो फिर बताऊंगा। This फिर also tell बोलो। us that evolution is not directed process in the sentence of determinism. Um, it is a stochastic process based on the chance events in nature and chance mutation in the organism. नहीं अच्छा, समझ ये में आया? अब बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, वहाँ तक समझ में आया। तुमने अभी कुछ देर पहले बड़ी बड़ी अच्छी बात बोली थी कि ये सारी चीजें तो आर्टिफिशियल हो गई, है ना? आर्टिफिशियली हम्म। सेलेक्ट किया गया इनको। तो उसका जो नाम है उसको दिया गया एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। उसको आर्टिफिशियल ना बोल के उसको बड़ा हाई फाई नेम दे दिया गया, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक होता है एनीथिंग दैट रिलेट्स टू ह्यूमंस। ह्यूमंस की वजह से हम लोगों के पास वो वाले मौत आए, मेलानिक मौत। बाय द वे, जो डार्क कलर्ड के मौत है उनको मेलानिक मौत बोला गया है, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Melanic. हम्म। Yes, yes. हाँ, तो उनको एंथ्रोपोजेनिक एक्शन बोला गया, इस चीज को ना एंथ्रोपोजेनिक एक्शन बोला गया है। अब ये कहा गया है कि मतलब जो एवोल्यूशन है वो ना डायरेक्शन बेस्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि एवोल्यूशन आपको, अगर मैं ले जाऊं, मान लो दो डायरेक्शन है। यहाँ पे ये आपकी पॉपुलेशन है, और यहाँ पे एक ब्लैक कलर की मौत है, या चलो मेलेनिक मौत है, और एक यहाँ पे व्हाइट मौत है। तो ये ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं फॉलो करती है कि मैं तो व्हाइट मौत, मतलब इवॉल्व करके हम लोग व्हाइट कलर के बन जाएंगे, या इवॉल्व करके हम लोग मेलेनिक कलर के बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? किसी डायरेक्शन में नहीं जाता एवोल्यूशन। हाँ। ये एक बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। ओके। हाँ, वो बड़ा फ्लेक्सिबल होता है कि देखो भाई, मौका मिलेगा, अगर हमारे लिए ठीक रहेगा तो हम लोग व्हाइट कलर के मौत बनाएंगे। अगर हमारे लिए ठीक रहेगा तो हम लोग इसके तो वो मतलब डिपेंड करता है कि उसका हैबिटेट क्या है, या फिर उसको किस चीज़ की नीड है। एग्जैक्टली इसलिए उसको बोला गया, स्टोकेस्टिक प्रोसेस बोला गया है। डिटर्मिनिज्म का ये मतलब होता है कि कोई न चीज होनी ही होनी है। तो देखो, एवोल्यूशन तो होएगा ही होगा, बट किसी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। समझ रहे हो? डिटर्मिनिज्म का ओके। ये भी मतलब होता है कि कोई चीज ऑलरेडी हमें पता हो कि हाँ भैया, अब तो पक्का व्हाइट मौत ही आएंगे, क्योंकि इवॉल्व करके मेलानिक मेलानिक मौत से, मतलब मेलेनिन वाले मौत से हम लोग जाएंगे व्हाइट कलर के मौत में। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ये कोई डिटरमाइंड नहीं है। हमें पता है कि एवोल्यूशन होगा, ओके। बट ऐसा जरूरी नहीं है। स्टोकास्टिक प्रोसेस का एग्जैक्ट मतलब मुझे नहीं पता है, एक बार मैं देख लेता हूँ।
स्टोकेस्टिक का मतलब होता क्या है? लेट मी चेक। रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब रैंडमली हो सकता वही है, ऐसी वही बात नहीं है। हैविंग अ उसका रैंडम। आगे का लाइन भी यही कही है। हाँ देखो, चांस Stochastic process म्यूटेशन। based on chance of events in nature and chance of mutation in the organism, मतलब दोनों चीजें हो सकती है। हाँ, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो कि किस डायरेक्शन में जाएगा आपका। हम्म। तो ये हो गया, ये लाइन तो हो गई, ये पैरा हो गया कि भैया रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स आ हेलो। रहे हैं हमारे पास। हाँ, हेलो हेलो हेलो, आवाज कट गई है मेरी? हेलो। नहीं, बीच में लाके थी, सही 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 है। अच्छा ठीक है, ओके ओके। हाँ, तो इसमें यही बताया गया है कि हमारे पास रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। और एवोल्यूशन बताया गया है कि किसी डायरेक्शन में नहीं जाएगी, ऐसा कोई पर्टिकुलर डायरेक्शनल नहीं है वो। किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, और स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। तो इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, हमें एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन मिल गया है कि हाँ भाई एवोल्यूशन वगैरह होता है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एविडेंस के बारे में पढ़ लिया हमने, और ओरिजिन थ्योरीज के बारे में पढ़ लिया है कि एवोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया है, और ओरिजिन अभी तक बताया है। हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ देखी है कि लाइफ कैसे हम्म, ओरिजिनेट हुई। हम्म। हम्म। बताओ बताओ, उसके बाद 6.1 इवोल्यूशन 6.2। ऑफ लाइफ। हाँ, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है, जितने भी सारे थ्योरीज वगैरह थे उन सब के बारे में पढ़ा है। हम्म, उसके बाद हम्म। फिर हमने क्यों होता है कि प्रूव किया कि इवोल्यूशन होता है। यस। जैसे बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर इवोल्यूशन सही है, तो अगर हम लोग बंदर से हम लोग बने, तो अभी वाले बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहे हैं? हाँ, तो कोई जवाब है इसका? बताओ, अगर कोई ऐसा बोले तो कोई जवाब है इसका? ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ऐसे एक दिन में नहीं हो सकता, या फिर कुछ 100 साल में नहीं हो सकता, बहुत स्लो प्रोसेस है। तो हजारों सालों में होगा, और मे भी हो रहे होंगे जंगलों में धीरे धीरे, मे बी जो एक्चुअली देखो। आदिवासी वगैरह हैं। हाँ। नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, पहली मे बी। बात तो ऐसा है। देखो, पहली बात तो ऐसा ऐसा है ना कि ये कहने की बात ही गलत है, हम लोग बंदरों से बने ही नहीं है। बंदर और हम एक कॉमन एंसेस्टर शेयर कर सकते हैं, समझ रहे हो? हाँ, बंदर और ह्यूमंस एक कॉमन फिर एंसेस्टर शेयर कर बंदर ही रहे हैं। तो इवॉल्व, बंदर नहीं नहीं, नहीं नहीं एप्स वगैरह जो है वही तो इवॉल्व होकर ह्यूमन नहीं बने हैं। नहीं, एप्स नहीं, एप्स इवॉल्व नहीं करे गए थे। मतलब एप, प्राइमेट्स वगैरह का ना एक पर्टिकुलर एंसेस्टर था, उससे इवॉल्व होके बने थे। और ये बहुत, काफी, लाइक लाखों साल पहले वो स्प्लिट हो गया था। तो लाइक बहुत ज्यादा दूर का रिश्ता है ये, समझ रहे हो क्या? ओके। बहुत ज्यादा दूर लाखों का साल। रिश्ता। हाँ, लाइक बहुत लाखों साल पहले एक कॉमन सिस्टर हुआ करता था। और वो जब स्प्लिट हो गए, मतलब वो सब लोग पहले ब्रांचेस पे रहते थे। मैंने एक थ्योरी पढ़ी थी कि पहले सारे के सारे ब्रांचेस पे रहते थे। फिर एक ऐसा कबीला था जो कि थोड़ा कमजोर था, और वो ब्रांच पे नहीं रह पा रहा, मतलब कमजोर था कुल मिला के, तो उनको ना भगा दिया गया था, तो फिर वो लोग जमीन पे रहने लगे। फिर उन्होंने अपोजेबल ये थंब वगैरह। सच में या फिर ये थ्योरी है? हाँ, एक थ्योरी है कि हाँ, फिर वो लोग थोड़े कमजोर ओके। थे, तो वो लोग नीचे आ गए, फिर जमीन पे सीधा चलने लगे वो। उनके थंब वगैरह आ गए, अपोजेबल थंब आ गए पहले उनके, जो थम्स हम्म। अपोजेबल बड़े रिसेंट में आए थे, हाँ। फिर वो लोग आगे चल के इंसान बन गए, ऐसा मैंने थ्योरी पढ़ा था। और फिर इंसान इंसान एक्चुअली में कमजोर, मतलब पहले, क्योंकि इंसान कमजोर था इसलिए उसको साइड कर दिया गया था। और हम्म। इंसान वैसे होते भी कमजोर हैं, चिंपांजीज के कंपैरिजन में और गोरिल्ला के कंपैरिजन में इंसान बहुत कमजोर होते हैं। चिंपांजी और गोरिल्ला बहुत बहुत वही। ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। चलो, हम्म। खैर। हाँ, बढ़ते हैं आगे, किसकी टर्न है, मेरी है क्या? हाँ, आपकी टर्न। चलो, तो हम लोग अडेप्टिव रेडिएशन की बात कर लेते हैं। तो हमने ओरिजिन के बारे में पढ़ लिया, एवोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया, और कुछ एविडेंस भी आ गए। अब हम पढ़ेंगे आगे अडेप्टिव रेडिएशन क्या होती है। डार्विन जो है, अपने जर्नी में एक सेल शिप से गया था। अनिका, उस सेल शिप का क्या नाम था, याद है क्या? आ, नहीं नहीं, एच सेल एम एस शिप ही था ये। एस एच। हाँ। एच एस एम एच एस एम। बीगल। नहीं नहीं, एच एम एस एच एम बीगल। एस। एस एच एम एस तो एच एम वो तो फिजिक्स में होता है। हाँ सिंपल हाँ। नॉर्मल। नहीं नहीं, एच एम एस बीगल पे गए थे वो। और डार्विन के साथ साथ उसी पैराग्राफ में एक और बंदे का नाम था मेंशन, याद है क्या वो? एल्फर्ड करके। हाँ हाँ, अल्फ्रेड वॉलेस, जो मलाय आर्किपेलागो पे गए थे।
उस आइलैंड पे गए थे। चलो, ओके। तो डार्विन गैलापागोस पे गए थे, आइलैंड का नाम है। वहां पे उन्होंने बहुत सारी ना बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखी। उन्होंने ना एक छोटी छोटी सी ना ब्लैक बर्ड देखी, जिसको उनका नाम दिया डार्विन फिंचेस। उन्होंने खुद नहीं दिया, आगे बोला गया। उन्होंने देखा कि एक ही ये सारी के सारी फिंच है, दिखने में अलग है। इसकी बहुत बड़ी चोंच है, इसकी बहुत पैनी चोंच है, समझ रहे हो, इसकी चोंच में कर्व बहुत ज्यादा है। तो इन्होंने देखा कि कुछ कुछ ना, उन्होंने ये सोचा कि ये सारी की सारी फिंचीज इसी आइलैंड में इवॉल्व हुई है। अब कैसे? सबसे पहले जो ओरिजिनल फिंच आई थी, वो ना अ, बीज खाती थी। बोलो बोलो, आवाज कट गई क्या? नहीं, सही सही। हाँ। मेरे को तो लगा आप वो क्वेश्चन पूछ रहे हो कैसे। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था मैं। खैर, तो उनकी जो ओरिजिनल वो थी, हैबिट थी उनकी, थी सीड ईटिंग। सबसे पहले वो बीज खाते थे, बीज। तो बाद में क्या हो गया कि भैया अब सारे के सारे बीज नहीं खा सकते, कुछ कुछ इंसेक्ट खाने लगी। अब मुझे नहीं पता इंसेक्ट के लिए कैसी बीज चाहिए होगी, सॉरी कैसी चोंच चाहिए होगी, मुझे नहीं पता बीक कैसी चाहिए होगी। बट कुछ कुछ जो कुछ कुछ फिंचीज हो गई, वो इवॉल्व करके इंसेक्ट खाने लगी। कुछ कुछ जो हो गई वो वेजिटेरियन बन गई, सब्जी वगैरह खाने लगी, पत्ते वत्ता खाने लगे होंगे। तो एवोल्यूशन की वजह से अलग अलग स्पीसीज आ गई, स्पीसीज अलग अलग आ गई। और एक पॉइंट से स्टार्ट होके अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। बीच में मान लो कि सीड ईटिंग हो गई। अब सीड ईटिंग से वो कहाँ कहाँ पहुंच गए? बताना अनिका, बताओ सीड ईटिंग से कहाँ कहाँ पहुंच गए वो? दो दो पढ़े थे हमने अभी अभी। हेलो, ऑडिबल? हाँ हाँ। हाँ, मैं पूछ अब रहा हूँ कि, बीच में नहीं आ रहा था कुछ भी। हाँ मैं पूछ रहा हूँ कि सीड ईटिंग से वो लोग कहाँ पहुंच गए, अडेप्टिवली उन्होंने कहाँ हम्म। रेडिएट किया? किधर? वही मैं पूछ रहा हूँ, बताओ बताओ, कहाँ किया था? दो चीजें आई थी, दो नई नई हैबिट डेवलप करी थी उन्होंने। पहले बीज खाते थे, फिर उन्होंने दो हैबिट डेवलप करी, बताओ। हाँ, उसमें इंसेक्ट मिलने लगे। गुड, वेरी गुड। एक ने इंसेक्ट खाना शुरू किया, एक ग्रुप ने, और और दूसरा वाला नहीं सुनाई दिया था। वेजिटेरियन। वेजिटेरियन हम्म। फिंचेस। हाँ, वेजिटेरियन बन गई कुछ, और कुछ इंसेक्ट बन गए। फिंचेस और क्या जो होता है? फिंची छोटी सी बर्ड होती है, मतलब पहले बहुत दिखती थी, स्पैरो जैसी होती है, स्पैरो से भी छोटी होती है ऐसे तो। हमिंग फिंच, बर्ड से भी छोटी? नहीं नहीं नहीं, लाइक हमिंग बर्ड से छोटी सबसे नहीं होती। छोटी बर्ड? नहीं 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 नहीं, हमिंग बर्ड से छोटी नहीं होती, हमिंग बर्ड से तो बड़ी होती है। स्पैरो से शायद छोटी होती है, बट मेरे को लगा हमिंग एक बर्ड से बड़ी होती है। शायद समझ गए? अभी क्या है लगा तुम? या फिर हाँ हाँ एक्सटिंक्ट हो गई। हाँ हाँ, नहीं नहीं, एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती है। देखना, फिंचेस देखना, ओके। सर्च करके देख लो, अभी देख लो सर्च करके। अच्छी अच्छी दिखती हैं, ओके। दिखने में क्यूट क्यूट सी होती हैं, छोटी सी होती हैं। डार्विन फिंचेस सर्च करोगे तो तुम्हें ध्यान से देखने को मिलेगा कि इन सबों के जबड़े अलग हैं, इन सबों के क्लॉज अलग हैं, आंखें का शेप अलग है, समझ रहे हो? कुछ प्रेडिटरी बन गई थी, आंखों के बीच का वो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, कहीं डिक्रीज हो जाता है, बहुत कुछ होता है। तो कुल मिला के ऐसा है कि अगर आप एक एरिया से स्टार्ट करके अलग अलग एरिया में जाते हो, कवर करते हो, और आपका जो अडेप्टेशन है या एवोल्यूशन है वो अलग अलग एरिया में जा रहा है, तो उसको अडेप्टिव रेडिएशन का नाम दिया गया। डार्विन फिंचेस का बहुत अच्छा एग्जांपल है, और दूसरा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल की। अच्छा, अनिका ये बताओ, ऑस्ट्रेलिया की खास बात क्या है? ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी के बारे में खास क्या है, इतना अलग क्या है? पता नहीं। यही बात है खास, कि जो अलग। वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स वगैरह माइग्रेट करते हैं क्या? नहीं नहीं, यही खास बात है कि वो बहुत अलग है, बहुत बिल्कुल कटा हुआ है वो, बाकी एरिया से ना बिल्कुल कटा हुआ है वो। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अलग ही जगह का माइग्रेशन। है वो। हाँ। नहीं, माइग्रेशन नहीं, बस यही बात है कि वो बहुत ज्यादा अलग कटा हुआ है। तो वहां पे जो रेडिएशन हुई है ना, अभी देखना आगे क्या होगा। काफी सारे मार्सुपियल, अच्छा मार्सुपियल पता है मार्सुपियल क्या होते हैं? नहीं। जैसे यहाँ मैमल होते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया में आई गेस मार्सुपियल्स होते हैं। एक बार सर्च करना यार, मार्सुपियल, मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहता हूँ, उनको एक बार सर्च करके देखना, मार्सुपियल क्या होता है। नहीं, मैं भी देखता नहीं। हूँ, एक सेकंड सर्च करके।
A mammal of an order whose members are born incompletely developed and are typically carried out. अच्छा, हाँ, सॉरी सॉरी, माय बैड, मैंने गलत बताया। मार्supial वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में दिखाए जाते हैं, बट न्यू गिनी और अमेरिका में पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में पाए जाते होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। वो कैंगरू मैमल का से अलग। फोटो दिखा रहा है। किसका? कैंगरू। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ एक्चुअली मार्supial क्या होते हैं, मेरे को याद नहीं था, अब याद आया। मार्supial वो टाइप के होते हैं ना, मैमल्स ही होते हैं। मैमल में एक ऑर्डर होता है, मैमेलिया क्लास होती है ना, क्लास मैमेलिया। हम्म। मैमेलिया क्लास होती है। तो मार्supial एक ऑर्डर होता है। वो ऑर्डर में क्या होता है ना, वो पूरा डेवलप होके नहीं आते। वो आधा अधूरा डेवलप होके आते हैं, और फिर एक पाउच में आके डेवलप होते हैं। कैंगरू के पास पाउच होता है ना। हम्म। हाँ, वो पाउच में होके डेवलप करते हैं। क्या है? और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल की एग्जांपल बहुत अच्छा है। ये सारे के सारे मार्सुपियल जो होता है वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं, और बट उनका एक उनके ना एंसेस्ट्रल स्टॉक, यानी कि उनके एंसेस्टर कहीं ना कहीं साथ में ही रहे होंगे। और सारे के सारे उनके एंसेस्टर जो थे, वो ऑस्ट्रेलिया में ही पाए गए थे। अब देखो, ये सारे के सारे मार्सुपियल्स हैं। ये भी इनकम्प्लीट, ये सारे के सारे इनकम्प्लीट डेवलप होते हैं, और फिर उसमें पाउच में आकर डेवलप होते हैं। इसका भी पाउच होता है, इसका भी पाउच होता है, या सभी का पाउच होता होगा। पाउच में तो नहीं, भले ही पाउच कोला में का भी ना, पाउच होता है। पाउच हुआ ना हुआ, इनकम्प्लीट डेवलप होते हैं, इतना मुझे पता है। और फिर उसके बाद बॉडी पे जाके डेवलप होते हैं। एक बार तुम सर्च करके देखो, डस डू कोआला हैव अ पाउच, या डस कोआला हैव पाउच, या डू कोआलास हैव पाउच। ओके। ये इनके काउंटर पार्ट है। मोल है, तो उसका उसके जैसा दिखता है मार्सुपियल मोल। एंटीटर जैसा होता है, माउस जैसा होता है, लेमूर जैसा होता है एक। क्या बात है। हाँ, होता है ना। होता है। फीमेल्स हैव स्पेशल पाउच फॉर हाँ, बियरिंग तो देयर हम यंग लोग, वंस। हाँ, तो हम लोग सही थे कुल मिला के। अच्छा, इनकी तुम्हें क्या लगता है? होता है, होता है। तो इन्होंने सिमिलर फीचर्स डेवलप किए होंगे, क्योंकि एक ही जगह रहते हैं, है हेलो, ना? एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ हाँ, ऑडिबल हूँ मैं, ऑडिबल नहीं हूँ क्या? हाँ, हाँ, हाँ। तो राइट। इन हाँ, तो इनके जो फीचर्स होंगे वो सिमिलर होंगे, है ना? हुँ। तो एक बात बताओ, ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जांपल होगा या डाइवर्जेंट का होगा? इनके फीचर्स सिमिलर हैं। मतलब हम्म। ये सब एक जैसे हैं स्ट्रक्चरली, राइट? फीचर्स सिमिलर से मेरा मतलब फंक्शनल है कि, नहीं नहीं नहीं, मतलब इन्होंने अब जैसे इनको ना कम पानी में सरवाइव करना है फॉर एग्जांपल। नहीं, इनके फीचर्स इन द सेंस कि फंक्शन, मान लो फंक्शन इनके जो होते हैं, बॉडी के फंक्शन सेम ही होते हैं। तो हम्म। एनालॉगस में आ गए। हाँ, गुड, एनालॉगस में। कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में आए, और एनालॉगस ऑर्गन तो रहने दो। वैसे हाँ, सब में पाउच है, तो वो एक एनालॉगस ऑर्गन हो गया, है ना? हुँ, पाउच। पाउच वैसे एनालॉगस क्या हो, तो होमोलोगस भी हो गया भाई, सब वो बट स्ट्रक्चर भी डिफरेंट सिमिलर हो। कुल मिला के बट वो एवोल्यूशन। डिफरेंट मैं बता रही है ना। हाँ, बोलो बोलो। बट वो डिफरेंट है, वो जो पाउच है वो डिफरेंट है, वो सेम है पता नहीं है। डिफरेंट ही होंगे शायद एनाटॉमिकली सब में। आई फंक्शन डोंट सेम नो। ही है, आई बियर आई का, डोंट नो, खैर। यंग अ, वन बियर। वो तो मैं श्योर नहीं हूँ कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, बट इतना मैं बता सकता हूँ ओके। कि इनमें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होती है। एक ही जगह रह रहे हैं, ओके। आइसोलेटेड जगह रह रहे हैं, तो चीजें जो हैं सिमिलरली इवॉल्व करनी पड़ती हैं। आगे देखते हैं, प्लेसेंटल मैमल जो होता कन्वर्जेंट है। होती है इन तो हाँ, देखो। हाँ, कन्वर्जेंट अगर होती है इवोल्यूशन तो पिछले वाले पेज में दिया हुआ था कि एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो एनालॉगस ही है। हाँ, तो एनालॉगस ऑर्गन होगा फिर। प्लेसेंटल मैमल जो होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में प्लेसेंटल मैमल भी है कुछ, वो भी अडेप्टिव रेडिएशन शो करता है। और वो ना मार्सुपियल जैसे दिखने लगते हैं, कुछ कुछ टाइम बाद वो मार्सुपियल जैसे दिखने लगते हैं। जैसे इनका जो प्लेसेंटल वुल्फ हो गया, प्लेसेंटल मतलब हम जो नॉर्मली देखते हैं ना, वो जानवर प्लेसेंटल होते हैं। और मार्सुपियल जानवर सिर्फ 3 जगह मिलते हैं, मतलब मेनली 3 जगह मिलते हैं। बताओ कौन कौन सी जगह मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया। हम्म। उसके बाद और कोला वगैरह तो आई गेस इंडिया में भी मिलता है शायद। कोला मिलता है। नहीं, मतलब नेटिव कहाँ कहाँ के हैं ये नेटिव? नेटिव बस पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया ही मैंने तो सुना है।
ऑस्ट्रेलिया है, गिनिया है, गिनी है, वैसे तो गिनी बोलते हैं उसको, गिनी और एक और अमेरिका, अमेरिका, ये तीन जगह हैं जहाँ पे ये लोग पाए जाते हैं मेनली ओके। तो। खैर कोई बात नहीं। नाउ एक बारी एडेप्टिव गिनी रेडिएशन। कंट्री है? हाँ। गिनी कंट्री है कौन से कॉन्टिनेंट में? गिनी। एशियन है या पाप फिर नहीं नहीं, पापुआ नहीं, गिनी इज यूरोपियन? साउथ। नहीं नहीं, इट्स नॉट यूरोपियन, इट इज ओके। साउथ अमेरिकन है शायद, वो साउथ अमेरिकन में आता, साउथ अमेरिका में आता है पापुआ न्यू गिनी। ओके। हाँ मैं श्योर नहीं, एक बार चेक करना पड़ेगा आपको। गिनी बहुत खैर, लोगों का नाम होता है, लाइक जैसे कपिल शर्मा की वाइफ का नाम है। अरे वो तो जीनी होता है वो तो। गिनी, वो गिनी है गिनी वो, बोलते जीनी। हैं। गिनी बोलता है वो। गिनी बोलता है वो। हाँ। ठीक है भाई, भाई फिर मार्सूपियल हो गया फिर, मुझे नहीं पता। खैर, यू कैन समराइज दिस अडेप्टिव रेडिएशन, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया हुआ था अडेप्टिव हम्म। रेडिएशन का, वो था द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ हम्म। गिवन geographical area, हम्म। starting from a point and literally radiating to other areas of geography is called adaptive radiation। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो यही बता रहा है कि अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज में जो स्पीशीज पाए जाते हैं, वो लोग जियोग्राफिकली काफ़ी ज़्यादा एक जगह पे होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स जो है उनके सेम होते हैं, और हम्म। इन्हीं को अडेप्टिव रेडिएशन कहा जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही है? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ओके। तो हाँ। अडेप्टिव रेडिएशन में यही देखा, और हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे कि मार्सोपियंस के बारे में हमने देखा। तो मार्सोपियंस जो होते हैं वो एक टाइप के मैमल ही है, ऑर्डर है, मतलब मार्सोपियंस जो होते हैं वो एक ऑर्डर है मैमल्स के। तो उसमें पाउचेस वगैरह होते हैं, जैसे कि हमारा फिगर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, फिगर नंबर 6.6। कैंगरू वगैरह हो गया, कोला वगैरह हो गया, टाइगर कैट हो गया। तो इन सब के पास एक कॉमन फीचर ये है कि इनके पास एक पाउच होता है, और हम्म। उसमें वो अपने यंग वन को बेयर करते हैं। ये इनका जो पाउच होता है वो एनालॉगस स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमने देखा था कि ये जो है वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। तो इसीलिए इनका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो एनालॉगस होता है, मतलब एनाटॉमिकली डिफरेंट है, बट ये जो स्ट्रक्चर परफॉर्म करते हैं वो सेम करते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि इनका जो हैबिटेट है जिसमें वो रह रहे हैं, इन्वायरमेंट जो है वो सब सेम ही है, इसी की वजह से होता है। हाँ और यस। और भी कुछ था? हाँ इतना ही था। हमने एक बार ये भी देखना पड़ेगा कि प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मैमल्स, ऑस्ट्रेलियन मार्supials के बारे में देखना पड़ेगा। ये भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में देखा था हमने। मतलब ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन यहाँ पे दिखा रहा है कि मोल, देखो मतलब मोल, देखो देखो मैं बताता हूँ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ऐसा। एक बात याद आ गई मेरे को, कहीं ना कहीं पढ़ी थी कि माउस जो है वो बिल्कुल अलग कंडीशन में इवॉल्व हुआ था एज कम्पेयर टू अ मार्supial माउस। ये ऑस्ट्रेलिया में इवॉल्व हुए बिल्कुल सबसे अलग, समझ रहे हो, बिल्कुल अलग। बट इनमें ना जो चीजें इवॉल्व हुई थी, देख रहे हो मतलब एक दोनों कितना सिमिलर है। जैसे मान लो यहाँ पे मोल और मार्supial मोल कितना ज्यादा सिमिलर है ना। हम्म। तो ये ऐसा, ये मतलब ये कुल मिला के ऐसा मानना हो गया कि आपने होमवर्क किया और आपके किसी और फ्रेंड ने होमवर्क किया और वो बिल्कुल सेम सा निकल के आ गया, भले आपने अलग अलग जगह से मतलब अलग अलग किया बैठ के, बट बिल्कुल सेम निकल के आ गया। कन्वर्ज कर गया, आप दोनों लोग है ना, कन्वर्ज कर गया। हो सकता है आपकी वेबसाइट सेम हो हम्म। सकता है आपकी थिंकिंग मेंटालिटी वगैरह जो भी हो सेम हो। तो कुल मिला के यहाँ पर भी एवोल्यूशन हम्म। यहाँ मर्ज कर गया, यहाँ पे दोनों एवोल्यूशन मर्ज कर गए। इसकी भी इतनी बड़ी बड़ी मेरे साथ हुआ नखून था टाइप के आए हैं। हाँ। क्लास 6 में, मेरे साथ हुआ था। मैं थी, मेरे साथ हुआ था। मैं थी और क्या एक हुआ? मेरी क्लासमेट थी, और हम्म। हम दोनों एक मतलब सिर्फ क्लासमेट है, हमारा बात भी रेयरली होता होगा, और हमारा एग्जैक्टली सेम था। और टीचर ने हमें बहुत डांटा था कि तुम दोनों ने एक दूसरे से कॉपी किया है, अच्छा। जबकि मैं उससे बात भी नहीं करती थी। अच्छा, और कॉपी नहीं किया था? नहीं, मैं मतलब मैं उसकी फ्रेंड भी नहीं थी, जस्ट एक रैंडम क्लासमेट थी। वो हम्म। फर्स्ट बेंच पे थी, मैं लास्ट पे थी, और सर ने बोला था कि ये दोनों ने कॉपी करके रखा है। तो सर को समझाया नहीं कि हमने अलग अलग किया है, अलग अलग जगह सेम जगह से किया था बोला क्या? बट नहीं, पता नहीं, मतलब मैंने तो खुद से किया था, और वो बोली कि उसके पापा ने हेल्प किया था उसको करने में। पता नहीं, बचपन की बात है, बट स्टिल नहीं, सर ने नहीं सुना। सर ने डांटा दोनों को। तो सर की गलत बात है ये तो। चलो कोई बात नहीं। वी विल मूव अहेड टू बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। इसको
करते हैं, फिर वीडियो हम लोग ओवर कर देंगे। चलो यहाँ तक कर लो। अरे तो बहुत बड़ा, यहाँ तक कर लो, कोई नहीं। यहाँ तक, सॉरी, यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इवोल्यूशन, मेरी टर्न है ना? हाँ हाँ, तो आपकी टर्न है। ओके। Biological evolution. Evolution by natural selection, in a true sense, would have started when cellular forms of life with differences in metabolic capability originated on Earth. तो इसमें वही बताया रहा है कि नेचुरली जो सिलेक्ट होके मतलब नेचर के द्वारा नेचुरली जो इवोल्यूशन होता है वो सेलुलर फॉर्म से ही होता है। लाइक मेटाबॉलिक डिफरेंसेस मतलब बहुत माइन्यूट लेवल से यूनिटी लेवल से स्टार्ट हुआ है अर्थ पे जितने भी डिफरेंसेस है जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं सेल्स जो है वहीं वहीं से स्टार्ट हुआ है। और इस वाली लाइन में तो यही है। उसके बाद हम्म, द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। और जो डार्विन की थ्योरी थी इवोल्यूशन का वो भी इसी पे बेस्ड है कि नेचुरली ये सब कुछ हुआ है नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हमारा इवोल्यूशन हुआ है मतलब इवोल्यूशन का बेसिस ही है नेचुरल सिलेक्शन। जो इन ब्रॉड इवोल्यूशन जो टर्म है वो तो हम लोग नहीं कर सकते आर्टिफिशियली हम लोग थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर ला सकते हैं लेकिन ये जो पूरा का पूरा इवोल्यूशन है लाइक एक स्पीशीज है उसको एक फेज से दूसरे फेज में चेंज करना ये ह्यूमंस नहीं करते हैं या फिर ये कोई भी ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं हुआ है ये नेचर की वजह से हुआ है। नहीं नहीं द नहीं, रेट ऑफ एक अपीयरेंस सेकंड, ऑफ एक सेकंड न्यू। रुको। हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि नेचर ने किया है उसको, ये बात ध्यान रखना। जरूरी नहीं है ऐसा। मतलब नेचुरल नेचुरल अडेप्टेशन की वजह से जो सरवाइव कर पाया है। देखो, नेचुरल सिलेक्शन का कुल मिला के ये मतलब होता है कि जो भी आसपास का इन्वायरमेंट कहेगा उस हिसाब से पॉपुलेशन ढल जाएगी। ठीक है, अब वो आसपास का इन्वायरमेंट चाहे कोई और स्पीसीज चेंज करे या चाहे इंसान चेंज करे, दैट डज नॉट मैटर। इंसान कर सकता है नेचुरल सिलेक्शन, इंसान भी कर सकता है। तब उसको कहेंगे नेचुरल सिलेक्शन थ्रू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। समझ गए क्या? तो ऐसा हम्म नहीं है नेचुरल लाइक सिलेक्शन। बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं राइट। हाँ हाँ, नेचुरल सिलेक्शन डज नॉट नेसेसरीली मीन कि नेचर ही कर रहा है। अब आगे बढ़ो। ओके। हम्म, The essence of Darwinian theory about evolution is natural selection. The हम्म, rate of appearance of new form is linked to the life cycle or the lifespan. अब जिस रेट पे न्यू ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट होते हैं वो भी उसके लाइफ स्पैन पे डिपेंड करता है या फिर उसके लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है कि कैसे आगे इवॉल्व होगा और किस किस चीज़ों का जो सिलेक्शन होने वाला है कौन कौन आगे कंटिन्यू करने वाला है किसकी प्रोजनी वो सब डिपेंड करता है इस पर। ठीक। Microbes that divide fast have ability to multiply and become millions of individuals uh, within hours. A colony of bacteria growing on a given medium has built-in variation in terms of ability to utilize a feed component. तो इसमें ये बताया है कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनके पास एबिलिटी होता है कि वो विद इन फ्यू आवर्स बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट कर सकते हैं एट अ फास्टर रेट लाइक मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स बन सकते हैं जस्ट विद इन फ्यू आवर्स। तो ये उसका एक प्रॉपर्टी है। अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया उसको लेट सपोज एक कॉलोनी है बैक्टीरिया का उसको हमने ए कह दिया। यहाँ पे दो हम्म, केसेस बेसिकली लिए गए हैं केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। तो पहला हम्म, वाला जो ग्रुप है उसे ग्रुप बैक्टीरिया का उसे हमने ग्रुप ए कह दिया और जो दूसरा वाला है उसे ग्रुप बी कह दिया। तो अ हम्म, कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया से ए growing on a given medium has built in variation in terms of ability to utilize a हम्म, feed component। तो ये हम्म, जो बैक्टीरिया ए ग्रुप के बैक्टीरिया है इसने हम्म। एप्ट कर लिया कि द एबिलिटी टू यूटिलाइज अ फीड कंपोनेंट यहाँ पे किस चीज को रेफर किया जा रहा है फूड मान को। लो, नहीं, मान लो कि दो पॉपुलेशन है, दोनों को ना दाल चावल दे रहे हैं। एक चावल अच्छे से खा पाता है और एक दाल अच्छे से खा पाता है। तो फीड कंपोनेंट हो गया, मान लो ए वाली पॉपुलेशन दाल अच्छे से खा पा रही है, तो ए वाली और तो ए वाला जो वो होगा वो लाइक इंक्रीज कर जाएगा, लाइक ए की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ओके। अब मान लो फिर, अब तो आपने उन दोनों उसमें के से पास दाल, दोनों है ना लाइक दाल चावल हाँ मतलब एक ऐसी कॉलोनी है जिसमें अवेलेबल तो दाल और, दोनों है। हाँ हाँ, अवेलेबल दोनों है, लेकिन नंबर का फर्क है। कहीं दाल, पहले दाल ज्यादा कर दिया था और फिर आगे चल के चावल ज्यादा कर दिया, ऐसे मान के चलो। कंडीशन चेंज कर दिया ओके। आपने।
दाल तो दाल बढ़ाने वाला। हाँ, बोलो बोलो, हम्म, कंटिन्यू करो। ओके सो कहा था a colony of bacteria growing on a given medium has built एक गिवन मीडियम है, जैसे अभी हमने कंसिडर कर लिया वो दाल चावल वाला, तो दाल वाला जो मीडियम है तो उसमें वो ग्रो कर जाता है। हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज, ठीक है। तो ये बेटर तरीके से एक गिवन कंपोनेंट है, उसको वो बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पा रहा है, तो उसने ऐसा वेरिएशन अडाप्ट किया है, ठीक है, ऐसा बिल्ड किया है उसने वेरिएशन, जिसकी वजह से इसकी जो एबिलिटी है यूटिलाइज करने की वो ज़्यादा है। अ चेंज इन द मीडियम कॉम्पोजिशन वुड ब्रिंग आउट only that part of the population, say B, that can survive under the new condition. अब अगर हम लोग वो जो मीडियम है, जिस मीडियम में हमने दाल प्रोवाइड किया था, तो अगर अब हम उस मीडियम को चेंज करते हैं और उस मीडियम के कॉम्पोजिशन में हम लोग दाल को रिप्लेस कर देते हैं चावल से, तो यहाँ पे सिर्फ वही जो स्पीशीज है वही सरवाइव कर पाएंगे, वही ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया सरवाइव कर पाएंगे जिनके पास ये एबिलिटी है कि वो दूसरे मीडियम में भी अडाप्ट कर सके। और सही इस बात है। ग्रुप को हमने बी नाम दे दी। जी नाम दे दिया। In due course of time, this हम्म। variant population outgrows the हम्म। others and appears as new species. हम्म, क्या बात है। ठीक है, हाँ फिर हाँ, ठीक। स्पीशीज है ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है बैक्टीरिया का, हम्म। हम्म। ये आगे जाके ग्रो करेगा और इसका एक पर्टिकुलर स्पीशीज बन जाएगा जो टॉलरेंट है, मतलब कि ये मीडियम चेंज करने पे भी रेजिस्ट कर पा रहा है, और ये एक न्यू स्पीशीज को राइज करेगा। हम्म। दिस वुड हैपन विद इन डेज, और ये कुछ ही दिन में हो जाएगा, मतलब यही कहना चाह रहा है कि डिफर करता है, किसी को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को बहुत कम टाइम लगता है, लाइक बैक्टीरियाज को रिप्रोड्यूस करने में भी कम टाइम लगता है, और ये जो प्रोसेस है, ये जो पूरा हम लोग करवा रहे हैं, ये करने में भी इसको कुछ दिन में ये कर पा रहे हैं। हम्म, फॉर द सही बात सेम थिंग टू हैपन इन अ फिश और फाउल would take million of years as lifespans of these animals are in years, ठीक है। तो इसमें ये बता रहा है कि बैक्टीरिया में तो लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, इसलिए उसमें जल्दी हो जाता है, लाइक वो विद इन फ्यू मिनट्स वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वैसे ही उनमें जो इवोल्यूशन है वो भी फास्ट हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाइफ स्पैन के इवोल्यूशन। अगर आपका लाइफ स्पैन जल्दी जल्दी कंप्लीट हो पा रहा है तो आपका इवोल्यूशन भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर आपका लाइफ स्पैन लाइक लंबा है तो आपका इवोल्यूशन भी ईयर्स में, तो आपका इवोल्यूशन होने में भी काफ़ी ज़्यादा साल लग जाएगा, ईयर्स में जाएगा इवोल्यूशन भी। ठीक। सही बात है। तो कहाँ पे था ये रहा। लाइन? ओके, हियर वी से, okay, here we say that fitness of B is better than that of A under the new conditions. तो इसलिए हमने यहाँ पे कहा है कि जो फिटनेस ऑफ बी है वो बेटर है ए से, क्योंकि बी न्यू कंडीशन में सरवाइव कर गया था, बट ए ग्रुप का जो बैक्टीरिया है वो न्यू कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पाया था। हम्म। नेचर सिलेक्ट्स फॉर फिटनेस, हम्म। नेचर सिलेक्ट्स फॉर फिटनेस, ये वही वाली बात है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यस 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 यस, करेक्ट। लाइक नेचर उसी को सपोर्ट करता है, उसी को आगे कंटिन्यू करवाता है जो फिट होता है। हम्म। हम्म। One must remember that the so-called fitness is based on characteristics which are inherited. और हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि जो फिटनेस है, जो हम लोग बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा फिट है, ये कम फिट है, अगर ये फिट है तो आगे सर्वाइव कर पाएगा, वो इनकी मतलब खुद की क्वालिटी नहीं है, ओवरऑल ये इनहेरिट किया है उन्होंने, लाइक हम्म। अपने पहले एंसेस्टर्स से, हम्म। ठीक है। हाँ हाँ। ओवरऑल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ के लिए। हम्म। तो hence there must be a genetic basis for getting selected and evolved. तो एक सिलेक्शन जो होता है और इवोल्यूशन जो होता है, तो सिलेक्शन और इवोल्यूशन ये जो दोनों टर्म है, ये होने के लिए एक जेनेटिक बेसिस होना चाहिए, आपके जीन्स में ऐसा कुछ होना चाहिए, मतलब ऐसे कंडीशंस होने चाहिए, ऐसे क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आप सरवाइव कर पाओ। तो एक जेनेटिक बेसिस आपके एंसेस्टर्स से ऐसा कुछ होना चाहिए जो बहुत समय से पहले से ऐसे चला आ रहा है, तभी आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाओगे। Another way of saying the same thing is that some organisms are better adapted to survive in an otherwise hostile environment. Adaptive ability is inherited, ठीक है। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि जो अडेप्टिव एबिलिटी है, आपकी हम्म। वो एबिलिटी कि आप किसी कंडीशन में ढल जाओ, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी कर जाओ, टॉलरेंट बन जाओ आप बेसिकली, तो हम्म। वो इनहेरिटेड क्वालिटी है।
अडैप्टिव एबिलिटी इनहेरिटेड है। इट हैज ठीक। जेनेटिक बेसिस और इसका एक जेनेटिक बेसिस है। फिटनेस ठीक। इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर। और ये जो फिटनेस ठीक। टर्म है, जो उस समय से हम लोग स्टार्टिंग में भी हमने यूज किया था और उस समय से हम लोग अभी तक यूज करते आ रहे हैं, हम्म। फिटनेस जो है वो जो टर्म है हम्म। वो एक रिजल्ट है। हम्म। आपकी एबिलिटी, जिस आपकी जो एबिलिटी अडाप्ट करने की एबिलिटी और जो हम्म। सिलेक्ट हो जाने की एबिलिटी है, नेचर के द्वारा जो सिलेक्ट हो जाने की, या फिर जो भी नेचुरल कंपोनेंट्स हैं, हम्म। नेचुरल फेलोज जो भी हो गए, उनके हम्म। द्वारा सिलेक्ट हो जाने की एबिलिटी और आपकी अडाप्ट करने की एबिलिटी, ये हम्म। सब जो है ये इसी सब की वजह से फिटनेस हो पाती है। मतलब ये सब रिजल्ट है यस। फिटनेस का, इन सब अच्छा। की वजह से फिट हो आप। अच्छा, अच्छा एक्सप्लेनेशन था। नाइस। गुड एक्सप्लेनेशन। तो मोर और लेस सब कुछ कवर कर ही लिया, तो मेरे को कुछ खास बोलने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन समझाया गया है और बताया गया है कि नेचर कैसे सेलेक्ट करता है। नेचर फिटनेस के बेसिस पे सेलेक्ट करता है। और ये जो फिटनेस है ये आपकी इनहेरिटेड फिटनेस है। फिटनेस है क्या? ये है कि भैया आप अपने आप को ढाल सको। और ये वैसा नहीं है कि मेंटली ढाल सको या फिजिकली ढाल सको। ये आपका जेनेटिक बेसिस है आपका। जो बैक्टीरिया चावल खा पाया था, दो बैक्टीरिया की कॉलोनी थी, ए और बी। पहले दाल था तो भाई ए उग रहा था, फिर चेंज करके चावल हो गया तो फिर चावल वाला सरवाइव कर गया भाई। क्यों? क्योंकि बी के पास एबिलिटी थी टू स्विच। ठीक है, बी एबिलिटी बी के पास था कि वो दाल से चावल में स्विच कर जाए। तो उसको बोलते हैं बीइंग रिप्रोडक्टिवली फिटर। ए लाइक फिटनेस ऑफ बी वाज बेटर बिकॉज इट सर्वाइव्ड अंडर न्यू कंडीशन। यही है, और तो कुछ था नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अनिका, कुछ ऐड करना है क्या आपको, या बढ़े आगे? नहीं नहीं, बढ़ते हम्म। हैं। चलो। अब ओके। ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन दो ऐसे की कॉन्सेप्ट थे। नेचुरल सिलेक्शन हमने देख लिया कि कैसे नेचर या आपकी सराउंडिंग आपको एक्सपेक्ट करेगी ढलने के लिए। ब्रांचिंग डिसेंट मैं भूल जाऊं क्या है, देखते हैं आगे, मे बी आगे आ जाए। अनिका, तुम्हें पता है कि ब्रांचिंग डिसेंट क्या होता है? सेंट अभी तक तो नहीं आया अच्छा। सही बात है। आगे ही होगा। ब्रांचिंग रिसेंट में भी ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। हो सकता है, कुड भी, कि हाँ एक ब्रांच के मे बी। फॉर्म में हम लोग, हाँ हो सकता है ब्रांच के फॉर्म में सब लोग हाँ, डिसेंड करते हैं। हो सकता है। जैसे डार्विन कॉमन से पहले। एंसेस्टर्स देखा था ना हमने, हम्म। क्वालिटीज कैसे मैच करती है वैसे। हम्म। हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है, वो डार्विन डिसेंट हो। डार्विन से पहले एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे, लमार। लमार सेट की एवोल्यूशन होता है जब आप किसी चीज को यूज करो या ना करो। उनका कहना था कि भैया जिराफ की गर्दन इसलिए लंबी क्योंकि वो पेड़ से, मतलब वो खाने की कोशिश करता था पत्ती। जितनी ज्यादा उसने पत्ती खाने की कोशिश करी उतनी ज्यादा जिराफ की गर्दन लंबी होती गई। और जैसे जैसे लंबी होती गई उसके बच्चों की गर्दन लंबी होती गई, और धीरे धीरे करके जिराफ के पास बहुत लंबी नेक आ गई। खैर, अब इसको कोई नहीं मानता है, जाहिर सी बात है, अब ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ होगा अनिका, तुम्हें क्या लगता है कि जिराफ की गर्दन कैसी लंबी हुई होगी? व्हाट डू यू थिंक? यही स्टोरी है, ये नाइन्थ क्लास में भी था डाइवर्सिटी में, कि बट पहले उसके पास इतनी लंबी गर्दन नहीं थी, फिर वो स्ट्रेच करने लगा धीरे धीरे। क्योंकि पहले जो पेड़ होते थे वो शॉर्टर हाइट पे होते थे, फिर जब पेड़ लंबे होने लगे तो वो वहां तक पहुंच नहीं पाता था, फिर वो स्ट्रेच करने लगा धीरे धीरे। तो धीरे धीरे ऐसे होते होते उसकी गर्दन लंबी हो गई। बट बट यू वही अंडरस्टैंड है, कि कंट्रोवर्शियल है। नहीं नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, गलत है। यू पीपल नो दैट दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज नॉट करेक्ट। यू नो व्हाई? डू यू अंडरस्टैंड व्हाई ऐसा क्यों है? इसे हाँ, गलत क्योंकि क्यों बोला गया? एक ऑर्गन को यूज करने से, जैसे अगर हम लोग हैं, तो अगर हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अगर ये उसका एग्जाम्पल नहीं है, लाइक एक्सटर्नल अपीयरेंस का एग्जाम्पल नहीं है, किसी एक बॉडी पार्ट का एग्जाम्पल नहीं है, मॉर्फोलॉजिकल नहीं है। बट अगर स्टिल अगर हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं, हमारा आईक्यू डेवलप हो जाता है, तो जरूरी थोड़ी है कि आगे आने वाली प्रोजनी स्मार्ट ही होगी, लाइक उसको तो फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, सही आई बात गेस। है। सही बात है, मुझे ही कैसे लगा। मैं तो बहुत क्या बोलते हैं, डिस्ग्रेस हूँ अपनी फैमिली के लिए इस मामले में। खैर, तो एक्चुअली में हुआ क्या था ना, एक पॉपुलेशन थी सिर्फ। देखो, और जो जिस जिराफ की गर्दन हल्की सी लंबी थी ना बाकी लोगों से, 5 इंच 6 इंच, फिर उसके तो उसके आईआईटीएन का बच्चा, आईआईटीएन जन्म से ही उसके पास आईआईटीएन वाला दिमाग हो जाएगा।
सही बात है, हाँ जन्म से ही होना चाहिए उसमें। आते ही थर्मोडायनेमिक्स करना स्टार्ट कर दे भाई, हाँ। निकलते ही होना तो चाहिए, सही बात है। खैर, मैं ये कह रहा था कि जिस जिराफ की गर्दन 5 इंच लंबी हुई, उस जिराफ के ज्यादा बच्चे हुए। उन बच्चों की गर्दन लंबी हुई हल्की सी, फिर उनकी क्योंकि हल्की सी बच्ची थी तो उनके गर्दन हल्की सी लंबे थे, तो उनके ज्यादा बच्चे हुए। तो ऐसे करते करते, ऐसा नहीं है कि वो लोग मतलब इसलिए सरवाइव करके वो लोग इसलिए सरवाइव कर पाए क्योंकि उनकी लाइक, नहीं वो लोग गर्दन लंबी थी इसलिए सरवाइव कर पाए, ऐसा नहीं है, इसका उल्टा है। वो इसीलिए सरवाइव कर पाए क्योंकि उनकी गर्दन लंबी थी, ऐसा है, इसी वजह से है वो। खैर, हुँ। तो अब हम देख रहे हैं कि एवोल्यूशन खुद एक प्रोसेस है या फिर किसी प्रोसेस का रिजल्ट है। अब देखते हैं, अब हम जो दुनिया देखते हैं उसमें चीजें जिंदा भी हैं, चीजें मतलब इनएनिमेट ऑब्जेक्ट भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। इज द ओनली सक्सेसफुल इसका यूनिवर्स। आंसर वैसे इसका आंसर इवोल्यूशन क्या एक होगा फिर? प्रोसेस है या फिर हाँ, रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन। प्रोसेस तो है क्योंकि हो रहा है एवोल्यूशन। और रिजल्ट ऑफ प्रोसेस में भी चेंज दोनों है आई एवोल्यूशन गेस। एक्चुअली एक फिनोमिना है। वो हो रहा है, ओके। एवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन हो किस वजह से रहा है? वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो नेचुरल हुँ, सिलेक्शन प्रोसेस है, और एवोल्यूशन एक फिनोमेना है। समझ रिजल्ट रहे है हो? नेचुरल प्रोसेस का, हाँ हाँ, रिजल्ट ऑफ अ मतलब प्रोसेस। यस यस यस, जैसे एक पास होना एक प्रोसेस नहीं हुआ, पास हुए आप, फिनोमेना हुआ। आप क्यों पास हुए? क्योंकि आपने वही पढ़ाई लिखाई करी। ओके। दैट इज अ एनालॉजी यू कैन यूज। जो हम दुनिया देखते हैं वो एवोल्यूशन की वजह से है। अच्छा, एवोल्यूशन व्हेन वी डिस्क्राइब द, अब दुनिया के, आप दुनिया के अकॉर्डिंग देखोगे तो दुनिया के अकॉर्डिंग एवोल्यूशन हो रहा है भाई, सब कुछ हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन अगर आप देखोगे कि लाइफ कैसे आई, तो हमने देखा है कि भैया नेचुरल सिलेक्शन की वजह से लाइफ आई है। तो अगर दुनिया के हिसाब से देखोगे, मतलब वर्ल्ड के हिसाब से, तो देखो मतलब सब कुछ बाहर निकल के देखोगे, धीरे धीरे एवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन अगर आप अंदर से देखोगे दुनिया को, मतलब एज अ लिविंग क्रिएचर में देखूं, तो मैं ये देखूंगा कि एवोल्यूशन की वजह से मैं जिंदा हूँ, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से मैं जिंदा हूँ। तो अभी ये आइडिया नहीं है कि एवोल्यूशन को प्रोसेस बोला जाए कि नेचुरल सिलेक्शन को प्रोसेस बोला जाए, या उनका वो मतलब वो एंड रिजल्ट है। तो नो वन, मतलब अभी कुछ क्लियर कट नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये कहने की बस चीज़ है, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाला है नहीं। तो एक बार आप समराइज कर दो, इसके बाद बस इतना सा बचा है, ये वाला पैराग्राफ बचा है। अभी ये लमार्क वाली चीज़ें समराइज कर दो कि लमार्क ने क्या बोला था और लमार्क गलत क्यों था। एक बार वही बता देना, प्लीज गो अहेड। ओके। तो अभी हमने देखा 2 प्रोसेसेस देखा ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। तो हम्म ये जो नेचुरल सिलेक्शन है वो तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं और हम्म ब्रांचिंग डिसेंट वाला जो है वो अभी मे बी हम लोग आगे देखेंगे चैप्टर में, वो है। हम्म उसके बाद हमारे पास एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट है जिनका नाम था लेमार्क। तो उन्होंने कहा था कि इवोल्यूशन जो होता है लाइफ फॉर्म्स का वो हम्म हैड अकर्ड बट ड्रिवन बाय यूज एंड डिसयूज, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि इवोल्यूशन है वो तो अकर किया है नेचुरली, लेकिन ये जो इवोल्यूशन है वो क्यों हुआ है, इवोल्यूशन जो लाइफ फॉर्म्स का हुआ है वो दो चीज़ों पे डिपेंड, मतलब एक ही चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर आप ऑर्गन्स का यूज़ करते हो तो अगर आपके ऑर्गन्स जो है वो इवॉल्व करेंगे और अगर आप उनका यूज़ नहीं करते हो तो वो इवॉल्व नहीं करेंगे। जैसे जिराफ वाला एग्जांपल हमने देखा था हम्म कि जो पेड़ है वो पहले शॉर्टर हाइट्स पे पाए जाते थे तो वो अप्रोच कर सकते थे उसको। तो उनकी जो नेक की जो लेंथ थी वो अप्रोप्रिएट थी उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। लेकिन हम्म जब पेड़ का हाइट बढ़ने लगा तो वो रीच नहीं कर पा रहे थे, तो इसकी वजह हम्म से उनको स्ट्रेच करना पड़ा। तो धीरे धीरे स्ट्रेच हुआ होगा लाइक 5 सेंटीमीटर की अगर स्ट्रेच हुआ होगा, तो फिर हम्म उनकी जो प्रोजनी है उनकी जो ऑफस्प्रिंग्स है हम्म वो आगे जाके ऐसे होंगे कि उनके पास क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उस ऑर्गन्स का यूज़ किया है और उसको इवॉल्व किया है, तो हम्म इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग्स है उनके पास पहले से ही ये इवॉल्व ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट रहेगा। क्योंकि हम्म इनके अकॉर्डिंग इवोल्यूशन यूज़ करने पे ऑर्गन्स के यूज़ करने पे या फिर उसके डिसयूज़ करने पे, अगर आप यूज़ करते हो तभी इवॉल्व होगा, बिना यूज़ किए इवॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, ये इनका कहना है। एक सेकंड रुकना है, ला एक सेकंड रुकना है, एक सेकंड पॉज करना रिमार्क का। पड़ेगा। हाँ प्लीज कंटिन्यू, जिराफ वाला एग्जांपल बता रहा था। हुँ। तो जो जिराफ है उसके ऑर्गन के यूज़ की वज़ह से ही अ, ये जो हो पाया इवोल्यूशन हो पाया कि उनकी जो आगे आने वाली जो जनरेशन है उनकी जो नेक रहेगी वो टॉल रहेगी।
उसके हम्म, बाद हमारे पास एक क्वेश्चन था कि हम्म, इज इवोल्यूशन अ प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस? इवोल्यूशन क्या खुद एक प्रोसेस है? लाइक धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो रहे हैं, तो ये जो धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो रहे हैं बहुत स्लो ड्यूरेशन, मतलब बहुत स्लो टाइम पीरियड में, धीरे धीरे एक स्लो प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, लाइक ईयर्स मिलियन ऑफ ईयर्स लग रहे हैं इसको इवॉल्व होने में। तो ये जो हो रहा है, ये क्या एक प्रोसेस है इवोल्यूशन, या फिर हम्म, ये किसी प्रोसेस का रिजल्ट है? तो जैसा कि हम्म, आपने बताया था कि आपके अकॉर्डिंग ये जो है वो नेचुरल सिलेक्शन जो प्रोसेस है, नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस है और उसका रिजल्ट है, लाइक नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ही इवोल्यूशन हो रहा है। जो हम्म, स्पीशीज सरवाइव कर पा रही है, जो फिटेस्ट है, वो आगे कंटिन्यू कर पा रही है अपने आप को, और उसकी हम्म, वजह से इवोल्यूशन हो पा रहा है। तो इसका इसका आंसर में एनसीईआरटी में दो स्टेटमेंट्स कहे गए हैं हम्म, कि पहला स्टेटमेंट ये है कि व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड, जब हम लोग वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड के हम्म, बारे में बात करते हैं और उस रिस्पेक्ट में जब हम लोग इवोल्यूशन का बात करते हैं, उस रिस्पेक्ट में जब हम लोग इवोल्यूशन का बात करते हैं, तो वहाँ पे इवोल्यूशन एक प्रोसेस है जब हम लोग वर्ल्ड की स्टोरीज को बात करते हैं। लेकिन जब हम लोग लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुआ अर्थ पे, इसके बारे में बात करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि ये एक रिजल्ट है प्रोसेस का, मतलब ये इवोल्यूशन एक प्रोसेस नहीं है, हम्म, ये किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस का रिजल्ट है। लाइक अगर लाइफ की बात हो रही है, क्योंकि वही हम्म, लाइफ की बात हो रही है, तो रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ही है, वही हम्म, वाली नेचुरल सिलेक्शन वाली बात आ गई कि सही नेचुरल बात। सिलेक्शन होएगा तभी तो इवोल्यूशन होगा, अगर नेचुरल सिलेक्शन होएगा ही नहीं तो इवोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता। हम्म, ठीक है। और अगर वर्ल्ड की बात की जाए स्पेसिफिकली, लाइक अर्थ पे लाइफ कैसे आई इसकी बात नहीं की जाए, सिर्फ वर्ल्ड इनिशियल पॉइंट से देखा जाए, तो वर्ल्ड कैसे बना है, नॉल मतलब वर्ल्ड वर्ल्ड कैसे बना है, इसको इवोल्यूशन कहेंगे क्या? लाइफ, वर्ल्ड पर लाइफ कैसे आई है उसको एवोल्यूशन कहेंगे, हाँ। हाँ वही तो, वो तो नेचुरल, वो तो रिजल्ट हो गया, हम्म, रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस, वो तो नेचुरल सिलेक्शन वाला हो गया। बट ये वाली जो लाइन है इसका क्या मतलब है? कौन सा When we वाली? describe the story of this world, we describe evolution as a process. मतलब जब हम लोग वर्ल्ड की स्टोरी बताते हैं तब इवोल्यूशन एक प्रोसेस है। हाँ देखो, एनसीईआरटी क्योंकि में दो आंसर्स हैं, आंसर्स। एक्चुअली वो देखा हम्म। है क्या है, रिलेटिव रिलेटिव मोशन वाली बात देखी है, रिलेटिव मोशन वाली। देखो, हाँ। अगर अगर एक ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे देखो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लेता हूँ, उसे वर्ल्ड मान लेता हूँ, ठीक है, ये वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव है। अब इसने देखा कि पहले भाई, मतलब बंदर और हम लोग, बंदर और इंसान एक जगह थे, ठीक है, फिर दोनों स्प्लिट किए, फिर आगे चल के ये स्प्लिट हो गए कि चिंपैंजी और ओरंगुटैन वगैरह बना दिए, यहाँ पे रामापिथिकस ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो भी बनाना था बना दिए। कुल मिला के ये स्टेशनरी है और ये मूविंग है ना। मतलब यहाँ पे वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए, वर्ल्ड तो वर्ल्ड जैसा था वैसा है, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से यहाँ कुछ ना कुछ चल ही रहा है, तो इसलिए इसको ना प्रोसेस बोला गया है। ठीक है। ओके। और अगर मैं अपने हिसाब से देखूं हम्म। तो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ भाई, मेरे मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं तो देखूंगा कि भाई मैं यहाँ इसलिए खड़ा हुआ हूँ क्योंकि पहले, मतलब मेरा कोई और एंसेस्टर था, फिर पानी में छिपकली घुस घुस गई, जो भी होना था वो हुआ था। कुल मिला के मैं देख रहा हूँ कि भाई, तो आपके हिसाब से रिजल्ट है नेचुरल प्रोसेस का? हाँ, मैं तो ये देखूंगा कि मैं तो अपने हिसाब से देखूंगा कि मैं तो हम्म। स्टेशनरी हूँ, मैं अपने हिसाब से देखूंगा कि हाँ पहले कुछ ना कुछ हुआ था और उस चीज की वजह से मैं तो रिजल्ट हूँ, तो मैं तो देखूंगा कि एवोल्यूशन इज अ रिजल्ट, मैं तो रिजल्ट मानूंगा अपने आप को, समझ रहे हो, ये मोशन वाली बात है ये। हम्म। खैर दैट, हाँ ये तो खैर समझने ओ, वाली बात थी। हाँ बस ये वाला पैराग्राफ और रह गया, कर लो एक बार आप। ओके। मेरी चांस है ना? हाँ आपकी आंसर। ओके। एक सेकंड, आपकी चांस है इज इट मेरी चांस है? पॉसिबल, अच्छा हाँ, अभी लास्ट पैराग्राफ पढ़ा था इज, हाँ मेरी चांस है क्योंकि आपने हाँ, एक्सप्लेन किया था ये वाला हाँ, इज हाँ, हाँ, एवोल्यूशन प्रोसेस। हाँ, 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 बोलो। ठीक। It is possible that the work of Thomas Malthus on population influenced Darwin. ये कौन थे? हुआ कोई, उनसे डार्विन से पहले की बात है। उनका, डार्विन से। ओके, ठीक है। तो डार्विन ने इन्हीं से इंस्पिरेशन लिया था। ठीक है, मतलब डार्विन का ये सब कुछ खुद का नहीं था। ओके। हाँ, Natural selection is based on certain observation which are factual. तो इसमें ये बता रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो मतलब कुछ ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, कुछ फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन है, जिस पे जो हमारा नेचुरल सिलेक्शन है, जो फिटेस्ट होते हैं, जो लोग सर्वाइव कर पाते हैं,
या फिर जो भी नेचर की वजह से या फिर उसमें रहने वाले किसी भी फैक्टर से जो भी इन्फ्लुएंस होते हैं, वो किन हम्म, फैक्चुअल ऑब्जर्वेशंस पे हैं, वो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर हम्म, एग्जांपल, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, populations are stable in size except for seasonal fluctuations. हम्म, Member of populations vary in characteristics. Even though they look superficially similar, most of the variations are inherited, etc. ठीक है, तो यहाँ पे हम्म, यही बता रहा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हम्म, हमारे पास बहुत लिमिटेड है, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में देखा जाए तब तो हम लोग जितना है उतना यूज़ कर सकते, मतलब कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल एज अ पॉपुलेशन अगर सब लोग एक पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज़ करने लगे तो वो किसी ने बोलो बोलो। हेलो। टाइम लगता है, जैसे वाटर हो। हेलो। आवाज कट गई थी, आवाज कट गई थी। लास्ट में क्या बोला था मैंने? एक, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है और पॉपुलेशन वेरी करती है, ये बोला था। ओके, तो वाटर वाला एग्जांपल दिया था। नहीं, शायद वो सुनाई नहीं दिया था, नहीं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। तो हम्म, जैसे कि हमारे पास वाटर है, तो हम्म, लिमिटेड है, मतलब अगर एक इंडिविजुअल उसको यूज़ करता है तो हम्म, मतलब वो खत्म हो जाएगा। मतलब एक अगर हम्म, इंडिविजुअल यूज़ करता है तब तो वो लंबे टाइम तक चलेगा, बट वी एज अ पॉपुलेशन सब लोग अगर हम्म, यूज़ करते हैं तो वो खत्म हो जाएगा, जैसे कि वाटर है। हम्म, मतलब ऐसे खत्म नहीं हो जाएगा बट रिन्यू करता है, बट वो बहुत स्लो रेट पे होता है, जिस रेट से हम्म, हम लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं उस रेट पे नहीं होता है। हम्म, तो ठीक है। नेचुरल जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज वो लिमिटेड है। हम्म, ठीक है, और पॉपुलेशन का जो साइज है वो स्टेबल है एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशंस। ये सीजनल फ्लक्चुएशंस किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं? सीजनल फ्लक्चुएशन का मतलब कभी कभी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, कभी कभी कम हो जाती है, डिपेंड करता है। मतलब मौसम कैसा है, अगर ओके। बहुत ज्यादा हार्श वेदर कंडीशन है तो हार्श वेदर कंडीशन में पॉपुलेशन कम गिर जाती होगी। हम्म, तो जो पॉपुलेशन है उसका साइज पहले तो रिसोर्सेज लिमिटेड है और पॉपुलेशन भी मतलब स्टेबल ही है, बट ओवरऑल देखा जाए तो स्टेबल है, बट वो सीजन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है, बट ओवरऑल देखा जाए तो वो सिमिलर है। और हम्म, मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन वैरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स। इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक। ठीक है, और जो जितने भी मेंबर्स हैं पॉपुलेशन में, एक पॉपुलेशन है कोई स्पीशीज भी है, तो हम्म, उसमें जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सारे एक जैसे नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे हम्म, ह्यूमंस में ही ले लिया हम्म, हमने, तो ह्यूमंस में भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। दो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स भी एक जैसे नहीं होते हैं, लाइक डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इवन दे दो लुक सुपरफिशियली सिमिलर, मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस आर इनहेरिटेड। ठीक है, हम्म, तो देखने में मॉर्फोलॉजिकली आउटर जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो देखने में सिमिलर भी हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है वो सेम हो, वो डिफरेंट होते हैं। और डिफरेंस हर जगह पाया जाता है, वेरिएशंस होता ही है, और इनफैक्ट हम्म, वेरिएशन जो है वो खुद भी एक इनहेरिटेड क्वालिटी है। हम्म, ओके। हम्म, The fact that the theoretical population size will grow exponentially, theoretically हम्म। population, theoretically population मतलब मतलब सिर्फ मतलब देखो, कहने के लिए। हाँ मतलब इन्होंने मान लिया कि मान लो थ्योरेटिकली पॉपुलेशन साइज जो है ये अलग है, थ्योरेटिकली तक हम्म, सेंटेंस अलग है, उसके बाद सेंटेंस अलग है। पॉपुलेशन जो साइज है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, मतलब ऐसे ग्रो करेगा, तो बिल्कुल ऐसे। हम्म, कंटिन्यू कंटिन्यू। डबल हो जाएगा। डबल तो नहीं, बट एक्सपोनेंशियल और डबल में फर्क हो जाएगा, बट हाँ चलो कंटिन्यू करो। मतलब किसी एक पर्टिकुलर जैसे इंटी टू टू द पावर एन, तो वो कुछ भी हो सकता है एन। हाँ, एन कुछ भी हो सकता है, आपका टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, एग्जैक्टली फिर हो मतलब सकता है, फाइव हो सकता कुछ है। ऐसे ऐसे मान के चलो, ऐसे मान के चलो, कुछ भी हो सकता है कुल मिला के। कुछ भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियली हम्म, ग्रो करेगा कुल मिला के। एक बहुत फास्ट ग्रो करेगा बेसिकली। कंटिन्यू। The fact that the theoretical population size will grow exponentially if हम्म, everybody reproduce maximally. हम्म, ठीक है, हम्म, this fact can be seen in a growing bacterial population। और बैक्टीरिया वाले तो हमने देखा ही था कि कितने फास्ट रेट पे ग्रो करते हैं और कितने ज़्यादा मिलियंस में बैक्टीरिया बन जाते हैं। हम्म, फिशेस के भी बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे बन जाते हैं। हम्म,
and the fact that population sizes in reality are limited means that there had been competition for resources. हम्म। ठीक है, तो इसमें यही बता रहा है कि जो हमारा जो पॉपुलेशन है, हमारा मतलब यहाँ पे ह्यूमन रिस्पेक्ट को बोल रहा है या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को? इन्होंने ना दो पॉपुलेशन लिया है। एक तो एक ऐसी पॉपुलेशन ली है जिसके पास अनलिमिटेड वो है भाई, हम्म, तुम्हें जितना खाना खाना खाओ, जैसे जितना तुम्हें बैक्टीरिया को ले ली। हाँ, बैक्टीरिया को हाँ, ले जैसे लो। बैक्टीरिया और ह्यूमंस को ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये दूसरा है रियलिटी वाला, आप ह्यूमन ले सकते हो कि ह्यूमन में मतलब हमारे रियलिटी में तो भाई कंपटीशन होता है और रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। हम्म। हम्म, जैसे नंबर ऑफ सीट्स नीट में। यस ट्रू। ट्रू Only भाई। some survived, only some survived and grew at a cost of others that could not flourish. हम्म। ठीक है, तो कुछ ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सरवाइव कर पाते हैं और फिर वो ग्रो करते हैं। ओनली सम सर्वाइव्ड एंड ग्रू एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स दैट कुड नॉट फ्लरिश। ठीक है, तो सिर्फ कुछ ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर पाते हैं और फिर वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि जो बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें वो फ्लरिश नहीं कर पाते। फ्लरिश मतलब वो हम्म। डेवलप नहीं कर पाते हैं, वो हम्म। आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। उनकी वीकनेस की वजह से जो बाकी सारे हैं जो कंपैरेटिवली फिट हैं वो हाँ। आगे जाके कंटिन्यू कर पाते हैं। तो हम्म। उनके इनएबिलिटी के कॉस्ट पे ये सब केपेबल हो पाते हैं। The करेक्ट। nobility and brilliant insight of Darwin was this: he asserted that variations which are heritable and which make resource utilization better for few, adapted to habitat better, will enable only those reproduce and leave more progeny. ये वही वाली बात हो गई जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि जो बेटर अडेप्ट कर पाएंगे, जो बेटर रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाएंगे। यूटिलाइजेशन वाला पॉइंट हमने पहले भी देखा था कि जो पहले से जो बेटर यूटिलाइज कर पाते हैं। जैसे बैक्टीरिया वाले में था, ग्रुप ए बैक्टीरिया और ग्रुप बी चावल दाल वाला जो हमने एग्जांपल देखा था। तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि जो बेटर कंपोनेंट को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, फेड को कोई फेड वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है ना, यूटिलाइज अ फेड ऑफ कंपोनेंट। हाँ, तो वो वही वाली बात होगी, जो बेटर रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाएंगे तो वही आगे जाके कंटिन्यू कर पाएंगे अपने जनरेशन को। ठीक है, और वही आगे जाके ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे और जो लोग नहीं कर पाएंगे तो वो लोग ज्यादा प्रोजनी को नहीं छोड़ पाएंगे वहां पे, और ये लोग जो लोग फिट है वो लोग ज्यादा प्रोजनी को लीव कर पाएंगे। Hence, for a period of time over many generations, survivors will leave more progeny, and there would be a change in population characteristic, and hence new forms appear to arise। ठीक है, तो इसमें यही बता पा रहा है कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद सिर्फ जो सर्वाइवर्स है, जो रेजिस्ट कर पाते हैं, जो रेजिस्टर्स है, वो लोग अपने प्रोजनी को वहाँ पे छोड़ेंगे, एंड देयर वुड बी अ चेंज इन पॉपुलेशन। ठीक है, और उस हिसाब से उस हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स में बेटर एनहांसमेंट आएगी और उस हिसाब से बेटर पॉपुलेशन हो पाएगा। ठीक है, हाँ बेटर तो सूटेड, यही है, बेटर। और इसमें फॉर्म्स क्लियर हो पाएगा। हाँ, क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं, आई वाज एग्रीइंग। हाँ, बेटर सूटेड और बेटर अडेप्टेड, ये कह रहा था मैं। बेटर से मतलब होता हाँ, है बेटर सूटेड और बेटर अडेप्टेड होगा वो। हाँ अच्छा राइट, था, अच्छा था, नाइस एक्सप्लेनेशन। बढ़िया एक्सप्लेनेशन था। एक बार समराइज कर देता हूँ मैं। तो इस पैरा में ओके, ये था कि डार्विन का जो काम था वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था थॉमस मैल्थस से। फिर यहाँ पे इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन बताया कि भाई नेचुरल सिलेक्शन किस चीज पे डिपेंड करती है और हमने किस बेसिस पे बोला है कि नेचुरल सिलेक्शन होती है। फिर इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि नेचुरल, मान लो नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, पॉपुलेशन स्टेबल साइज पे है और पॉपुलेशन में वेरिएशन है। ठीक है। फिर अब ऐसा है कि जब ऐसा होता है ना, इन सब चीजों को अगर हम कंसिडर करके चले, तो आप थ्योरेटिकली ऐसा कर सकते हो, आपकी पॉपुलेशन साइज ऐसे ग्रो करे भाई, थ्योरेटिकली ऐसा ग्रो कर सकते हो आप। बाकी रियलिटी में क्या होगा कि आपको रिसोर्सेज के लिए फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, रिसोर्सेज के लिए फाइट करना पड़ेगा। फाइट करोगे तो कुछ फ्लोरिश करेंगे, ऑफ कोर्स। फाइट में क्या होता है, एक जीतता है, एक हारता है। तो कोई सम ऑफ द पॉपुलेशन विल विन, दे विल फ्लोरिश, और वो उसके कॉस्ट पे करेंगे जो हार गया। जीत जीत तभी होती है ना जब कोई हारता है। अकेला आदमी खड़ा होकर तो नहीं जीत सकता, इसलिए। बट वेरिए मतलब डार्विन की क्या खास बात थी, डार्विन ने बोला कि भैया वेरिएशन होती है, वेरिएशन आती है कुछ ना कुछ, वेरिएशन की वजह से आपको जीतने में आसानी मिलेगी।
कुछ वेरिएशन, मतलब वेरिएशन हो सकता है हारने वाले को और हरा दे, जीतने वाले को जी और जिता दे। तो वेरिएशन की बात कही गई थी। हाँ, और बाकी ये कही गई थी कि जैसे जैसे आप छोड़ दोगे, जैसे जैसे आप लड़ाई लड़ाई छोड़ दोगे, और भी बेटर कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे जो उस पॉपुलेशन में सूट करेंगे, और भी ज्यादा इट वुड बी बेटर। नई नई फॉर्म आ जाएगा, नया फॉर्म आ जाएगा, बहुत ताकतवर फॉर्म आ जाएगा। मतलब ताकतवर से मेरा मतलब ये है कि वो बेटर सूटेड टू द इन्वायरमेंट हो गया। और अगर इन्वायरमेंट चेंज हो गया तो वो नया फॉर्म भी खराब है भाई। तो सब इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है, काफी कुछ इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है। राइट। तो हाँ, तो एक बार अगर आप रिकैप ले ले, तो हम लोगों ने पढ़ लिया। ये क्या था अनिका, ये कौन सा टॉपिक था? ये था बायोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अच्छा, हमने 6 अडेप्टिव पॉइंट है। रेडिएशन भी पढ़ लिया। अडेप्टिव रेडिएशन भी पढ़ लिया हम लोगों ने। अरे यार उसके मेरा बाद हमने बायोलॉजिकल। एविडेंस ऑफ फॉर एवोल्यूशन हाँ, पढ़ लिया। हमने आज एविडेंस देखा कि भैया एविडेंस क्या क्या है, सॉफ्ट एविडेंस, हार्ड एविडेंस देख लिया। और फिर हमने और क्या था उसके बाद, क्या था, हाँ, एडाप्टिव रेडिएशन के बारे में पढ़ा कि देखो भाई, रेडिएशन कैसे, मतलब सॉरी, एडाप्टेशन कैसे जा रही है, सारे के सारे कैसे एक साथ इवॉल्व कर रहे हैं, और एक साथ इवॉल्व करने के बाद एक ही चीज बना रहे हैं वो। और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हमने। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा कि बायोलॉजी के क्या बेसिस है एवोल्यूशन का। अब हम देखेंगे कि एवोल्यूशन होता कैसे है। फिर आगे की वीडियोस में हाइडी वाइनबर्ग वगैरह भी, इसके ऊपर जो वो आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो भी कर सकते हैं हम लोग, अगर हमें क्वेश्चन मिले गए तो कहीं से। चलो, तो आज के लिए इतना ही। अनिका, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग हियर, ऐड और सब्ट्रैक्ट कुछ भी? नहीं नहीं। चलो, कैसा लगा पढ़ के? डिड यू एंजॉय इट? अच्छा। यस। चलो, अच्छा है, टाइम कुछ का कहना पता नहीं चाहोगे? चला वैसे। वीडियो की टाइम ड्यूरेशन क्या है? वीडियो की टाइम ड्यूरेशन क्या, आई गेस 1 आवर 30 मिनट से क्रॉस हो गई होगी। 2 आवर्स होने वाले हैं, 2 घंटे होने वाले हैं पढ़ते पढ़ते। क्या बात है। आवर्स। पता ही नहीं चला भाई। स्मूथ ये था बात बहुत। हाँ, ये बात तो है, मजा आता है ऐसे पढ़ने में, मजा तो आता है। और एक बार ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन वगैरह हाँ। करेंगे तो और मजा आएगा। कुछ बोलना है ऑडियंस को, बोलना है क्या? नहीं। कुछ एडवाइस, जहाँ पे कुछ एडवाइस। हमारा मे बी मिस्टेक्स अगर होता है, या फिर कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे जहाँ पे हमने बोला था कि हमें नहीं पता है, तो अगर सही आपको बात, पता है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सही बात है भाई, कमेंट्स में बता दो। मैं एक वेबसाइट भी बना दूंगा जिसमें हम इसके डाउट्स वगैरह डिस्कस कर सकते हैं एवोल्यूशन के। चलो तो, बाय बाय बोल दो अनिका ऑडियंस को। बाय। बाय एवरीवन। बाय एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक। आज सारी रात डीजे पे